आरुषि, आरुषि, उठो, प्लीज उठो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्रिया की आवाज दर्द और बेबसी से कांप रही थी। वह रोते रोते आरुषि को झकझोर रही थी, लेकिन आरुषि की आंखें मुश्किल से खुली। आंसुओं से भरी निगाहों से उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त और मैनेजर प्रिया को देखा। आरुषि एक सफल मॉडल से बॉलीवुड की ए ग्रेड अभिनेत्री बन चुकी थी। लगभग 5 फीट 6 इंच लंबी, आकर्षक व्यक्तित्व, सुडौल शरीर और बेहद खूबसूरत आंखों वाली आरुषि का सांवला रंग ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया था। उसने अपनी प्रतिभा, मेहनत और दमदार अभिनय के बल पर साबित कर दिया था कि सफलता के लिए रंग नहीं, हुनर मायने रखता है। उसकी डस्की ब्यूटी और शानदार अभिनय ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया था। नाम, शोहरत और दौलत, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन इस समय उसकी हालत बेहद दर्दनाक थी। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था और उसकी बचपन की दोस्त प्रिया उसे बचाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। आरुषि ने एक बार फिर प्रिया की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, क्या यही मेरी जिंदगी थी? बचपन से ही मैं अनाथ थी। इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं था। सिर्फ प्रिया मेरे साथ थी। जिस इंसान से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने मुझे धोखा दिया। इतना ही नहीं, उसने मुझे मारने की भी कोशिश की। क्या मेरी जिंदगी का अंत ऐसे ही होना था? क्या मुझे कभी सच्चा अपना कोई नहीं मिला? इन विचारों के साथ उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। जैसे ही उसकी चेतना धुंधली हुई, उसके सामने एक तेज सफेद रोशनी दिखाई देने लगी। वह अनजाने ही उस रोशनी की ओर खिंचती चली गई। रोशनी हर पल और अधिक चमकदार होती जा रही थी। जब वह उसके भीतर पहुंची, तो उसने देखा कि चारों ओर केवल सफेदी ही सफेदी थी। वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आरुषि हैरान थी। उसने सोचा, क्या मैं सचमुच मर चुकी हूँ? लेकिन मुझे तो अभी भी दर्द महसूस हो रहा है। मैं आखिर कहाँ आ गई हूँ? तभी उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। वह बिना किसी विरोध के चुंबक की तरह उस शक्ति के साथ आगे बढ़ती चली गई। कुछ ही क्षण बाद जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो खुद को एक विशाल और बेहद आलीशान कमरे में पाया। कमरे की भव्यता देखकर वह स्तब्ध रह गई। वह कमरा उसके पुराने आलीशान विला से भी कहीं बड़ा और खूबसूरत था। वह उठने की कोशिश करने लगी। सिर में अभी भी हल्का दर्द था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस अनजान कमरे पर टिक जा रही थीं। उसने अपने जीवन में इतना सुंदर कमरा कभी नहीं देखा था। उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। मैं तो मर चुकी थी, फिर मैं यहाँ कैसे पहुंची? ये जगह कौन सी है? और मेरे साथ आखिर क्या हुआ है? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आखिर आरुषि कौन है? क्या उसे दूसरा जन्म मिला है? वह इस रहस्यमयी महल में कैसे पहुंची? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी का अगला एपिसोड जरूर पढ़िए। आरुषि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जरा सा भी हिलना चाहा, उसके पूरे शरीर में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो उसकी हर हड्डी टूट चुकी हो। उसने दर्द से कराहते हुए दोबारा आंखें बंद कर लीं। उसके सिर में इतना भयानक दर्द हो रहा था कि वह उठकर बैठने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। कुछ देर तक वह बिना हिले डुले बिस्तर पर लेटी रही। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके दिमाग में अनगिनत यादें एक साथ घूमने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके मन में ऐसी यादें आ रही हैं जो उसकी अपनी नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और की पूरी जिंदगी उसकी यादों में समा गई हो। धीरे धीरे उसने उन यादों को समझने की कोशिश की। तभी उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये ये कैसी दुनिया है? उसे समझ में आ गया कि वह अब उस दुनिया में नहीं रही जहां उसका जन्म हुआ था। उसकी आत्मा एक बिल्कुल नई दुनिया में आ चुकी थी। ये कोई साधारण दुनिया नहीं थी, बल्कि बीस्ट्स की दुनिया थी। यहाँ केवल इंसान ही नहीं रहते थे, बल्कि शक्तिशाली वेयरवुल्फ्स, रहस्यमयी वैम्पायर्स, ताकतवर शेप शिफ्टर्स और कई दूसरी बीस्ट जातियां भी रहती थीं। हर जाति की अपनी अलग शक्ति, अपना अलग साम्राज्य और अपने अलग नियम थे। इस दुनिया में ताकत ही सबसे बड़ा कानून थी। जो सबसे अधिक शक्तिशाली होता, वही दूसरों पर शासन करता। आरुषि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं मैं यहाँ कैसे आ गई? उसने अपनी आंखें बंद करके फिर से सारी यादों को महसूस किया।
तभी उसे एक और बड़ा सच पता चला। इस शरीर की मालिक भी आरुषि ही थी। नाम भी आरुष्य, उम्र भी लगभग उतनी ही, लेकिन जिंदगी पूरी तरह अलग। उसने राहत की सांस ली कि कम से कम उसका नाम तो नहीं बदला, लेकिन अगले ही पल उसे इस शरीर की असली पहचान का एहसास हुआ। वह एक शाही वंश की सफेद वेयरवुल्फ थी। यह जानकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उसे इस शरीर की सारी यादें साफ साफ दिखाई देने लगीं। नई दुनिया की आरुषि केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसकी सुंदरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी और चमकदार थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें किसी साफ झील की तरह दिखाई देती थीं। उसके लंबे, रेशमी और हल्के चांदी जैसे चमकते बाल उसकी खूबसूरती को और भी आकर्षक बना देते थे। जब भी वह महल के गलियारों से गुजरती, लोग सम्मान से अपना सिर झुका लेते। लेकिन उसकी असली पहचान उसकी सुंदरता नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका सफेद वेयरवुल्फ होना। इस दुनिया में सफेद वेयरवुल्फ बहुत ही दुर्लभ होते थे। सदियों में कभी कभी ही किसी परिवार में उनका जन्म होता था। कहा जाता था कि चंद्र देवी स्वयं उन्हें आशीर्वाद देती हैं। सफेद वेयरवुल्फ साधारण वेयरवुल्फ से कहीं अधिक शक्तिशाली होते थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति, उपचार क्षमता और युद्ध कौशल बाकी सभी से कई गुना अधिक होता था। सबसे बड़ी बात, सफेद वेयरवुल्फ लड़कियों के लूना बनने की संभावना सबसे अधिक होती थी, और लूना का स्थान इस दुनिया में किसी महारानी से कम नहीं माना जाता था। लूना केवल अल्फा की पत्नी नहीं होती थी, वह पूरे पैक की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र होती थी। उसके निर्णयों का सम्मान हर वेयरवुल्फ करता था। लेकिन लूना बनने का सबसे बड़ा अधिकार यह था कि वह अपने जीवन साथी को स्वयं चुन सकती थी। सामान्य वेयरवुल्फ अपने मेट को भाग्य के अनुसार स्वीकार करते थे, लेकिन एक सफेद वेयरवुल्फ लूना अपने मेट का चुनाव स्वयं कर सकती थी। वह चाहे तो किसी भी शक्तिशाली अल्फा को अपना साथी बना सकती थी, और चंद्र देवी स्वयं उस बंधन को स्वीकार करती थी। यही कारण था कि इस दुनिया में सफेद वेयरवुल्फ का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता था। आरुष ने गहरी सांस ली। अब उसे अपने परिवार की सारी बातें भी याद आने लगीं। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता पूरे राज्य के सबसे सम्मानित और शक्तिशाली वेयरवुल्फ राजाओं में से एक थे। इस दुनिया में बीस्ट किंग के लिए एक से अधिक विवाह करना बिल्कुल सामान्य बात थी। अधिकांश शक्तिशाली राजा राजनीतिक गठबंधन और वंश बढ़ाने के लिए 2 या 3 शादियां करते थे, लेकिन आरुषि के पिता बाकी राजाओं जैसे बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने जीवन भर केवल एक ही स्त्री से प्रेम किया। वह थी आरुषि की माँ। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। शादी के कई वर्षों बाद भी उनके बीच वही प्यार और सम्मान बना हुआ था। उनकी केवल एक ही संतान हुई, आरुषि। उसके बाद उन्हें कभी दूसरा बच्चा नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने कभी दूसरी शादी करने के बारे में नहीं सोचा। उनके लिए उनकी पत्नी और उनकी बेटी ही उनकी पूरी दुनिया थी। आरुषि को बचपन से ही इतना प्यार मिला था कि पूरे महल में कोई भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। राजा उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। रानी उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। पूरा महल उसे भविष्य की सबसे योग्य लूना मानता था। लेकिन जहां प्यार होता है, वहीं ईर्ष्या भी जन्म लेती है। आरुषि की एक चचेरी बहन भी थी। उसका नाम था निशा। निशा उसके चाचा की इकलौती बेटी थी। दोनों लगभग एक ही उम्र की थीं और बचपन से साथ बड़ी हुई थीं। लेकिन उनकी किस्मत बिल्कुल अलग थी। आरुषि के चाचा ने एक मानव स्त्री से प्रेम विवाह किया था। उनका यह निर्णय पूरे वेयरवुल्फ समाज के लिए बहुत बड़ा विवाद बन गया था। कई लोगों ने उनका विरोध भी किया था, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। कुछ वर्षों बाद निशा का जन्म हुआ। सबको उम्मीद थी कि वह भी एक शक्तिशाली वेयरवुल्फ बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निशा को अपने पिता की वेयरवुल्फ शक्तियों का एक भी अंश नहीं मिला। वह पूरी तरह इंसानों जैसी पैदा हुई। न उसके पास भेड़िए में बदलने की शक्ति थी, न अल्फा की आभा, न कोई विशेष क्षमता। यही बात उसके मन में बचपन से ही एक गहरी हीन भावना भर चुकी थी। दूसरी ओर आरुषि हर मायने में परिपूर्ण थी। वह सुंदर थी, शक्तिशाली थी, शाही परिवार की उत्तराधिकारी थी, और सबसे बड़ी बात, वह एक दुर्लभ सफेद वेयरवुल्फ थी। जहां भी दोनों साथ जाती, लोगों की नजरें हमेशा आरुषि पर ही टिक जाती।
महल के लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। बुजुर्ग कहते थे कि भविष्य में वही सबसे महान लूना बनेगी। ये सब सुन सुनकर निशा के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या जहर की तरह फैलने लगी। बाहरी दुनिया के सामने वह हमेशा आरुषि से प्यार करने का दिखावा करती थी। वह मुस्कुराकर उससे बातें करती, उसके साथ घूमती, लेकिन उसके दिल के भीतर केवल एक ही भावना थी, जलन। उसे लगता था कि जो कुछ भी आरुष को मिला है वह सब उसे मिलना चाहिए था। वह अक्सर मन ही मन सोचती, अगर आरुष इस दुनिया में नहीं होती तो आज सारी तारीफ, सारी शक्ति और पूरा सम्मान मेरा होता। आरुषि अभी तक इन यादों को समझ ही रही थी कि उसे महसूस हुआ शायद यह नई जिंदगी उसे किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए मिली है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही सफेद वेयरवुल्फ होने की पहचान उसे इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बनाएगी और सबसे खतरनाक दुश्मनों का निशाना भी। एपिसोड 3। चंद्रदेवी का आशीर्वाद। आरुष अभी भी बिस्तर पर शांत बैठी हुई थी। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, लेकिन उसके मन में उठ रहा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ ही देर पहले उसे पता चला था कि वह अब पृथ्वी पर नहीं, बल्कि बीस्ट्स की रहस्यमयी दुनिया में थी। वह एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि पूरे वेयरवुल्फ साम्राज्य की राजकुमारी और दुर्लभ सफेद वेयरवुल्फ थी। उसने अपनी हथेली को गौर से देखा। उसकी उंगलियां पहले जैसी ही थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ अलग महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई अनजानी ऊर्जा लगातार बह रही हो। क्या यही वेयरवुल्फ शक्ति है? उसने मन ही मन सोचा। अचानक कमरे का दरवाजा तेजी से खुला। राजकुमारी, 4 नौकरानियां घबराई हुई अंदर आईं। जैसे ही उन्होंने आरुषि को जागा हुआ देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। राजकुमारी को होश आ गया। उनमें से एक नौकरानी तुरंत बाहर भागी। कुछ ही क्षणों बाद पूरे महल में शंख बजने लगे। राजकुमारी स्वस्थ हो गई। महल के हर कोने में यही खबर फैल चुकी थी। आरुषि अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि एक सुंदर और शाही व्यक्तित्व वाली महिला तेजी से कमरे में दाखिल हुई। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आरुषि! उन्होंने दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? 3 दिन से तुम बेहोश थीं। आरुषि कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसने अपनी पहली जिंदगी में कभी माँ का प्यार महसूस नहीं किया था। अनाथालय में पली बड़ी आरुषि हमेशा सोचती थी कि अगर उसकी माँ होती तो शायद वह भी उसे ऐसे ही गले लगाती। उसकी आंखें भी नम हो गईं। धीरे से उसने कहा, माँ, बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द ने रानी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। तभी कमरे में एक लंबा, मजबूत और प्रभावशाली पुरुष अंदर आए। उनके कंधों पर सफेद फर का शाही वस्त्र था और उनकी सुनहरी आंखों में अपार शक्ति झलक रही थी। वे इस राज्य के राजा और आरुषि के पिता थे। उन्होंने आगे बढ़कर बेटी के सिर पर हाथ रखा। तुमने हमें बहुत डरा दिया था। उनकी आवाज में राजा का आदेश नहीं, बल्कि एक पिता का स्नेह था। आरुषि के दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। उसने महसूस किया कि इस जन्म में उसे वह परिवार मिला था जिसकी कमी उसने पूरी जिंदगी महसूस की थी। कुछ देर तक तीनों चुपचाप बैठे रहे। फिर राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हें कुछ याद है? आखिर मून क्लिफ पर क्या हुआ था? आरुषि एक पल के लिए रुक गई। उसे इस शरीर की सारी यादें तो मिल चुकी थीं, लेकिन बेहोश होने की घटना पूरी तरह धुंधली थी। मुझे कुछ याद नहीं है। राजा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा। रानी बोली, उस दिन तुम अकेले ध्यान करने गई थीं। अचानक पूरा मून क्लिफ चांदी जैसी रोशनी से भर गया। जब सैनिक वहां पहुंचे तो तुम बेहोश पड़ी थी। तुम्हारे चारों ओर इतनी शक्तिशाली चंद्र ऊर्जा थी कि कोई तुम्हारे पास नहीं जा पा रहा था। आरुषि ध्यान से सब सुनती रही। उसे लग रहा था कि उसकी आत्मा शायद उसी क्षण इस शरीर में आई होगी। तभी अचानक पूरे महल में एक तेज कंपन महसूस हुआ। धड़ाम! खिड़कियों के शीशे हल्के हल्के कांपने लगे। बाहर से घंटियों की आवाज आने लगी। टन टन टन। एक सैनिक तेजी से अंदर आया और घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, चंद्र मंदिर स्वयं प्रकाशित हो गया है। राजा तुरंत खड़े हो गए। क्या कहा? जी महाराज। बिना किसी पुजारी के
सभी पवित्र दीपक अपने आप जल उठे हैं। राजा के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। चलो, कुछ ही देर बाद पूरा राज परिवार महल के पीछे बने विशाल चंद्र मंदिर में पहुंच गया। मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ था। उसकी दीवारों पर चंद्र देवी की प्राचीन कथाएं उकेरी गई थीं। मंदिर के बीचों बीच चंद्र देवी की विशाल मूर्ति स्थापित थी। जैसे ही आरुषि ने मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, पूरा मंदिर चांदी जैसी रोशनी से जगमगा उठा। सैकड़ों चंद्र क्रिस्टल एक साथ चमकने लगे। वहां मौजूद सभी पुजारी एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। मुख्य पुजारी की आवाज कांप रही थी। चंद्र देवी, ये तो दिव्य संकेत है। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? मुख्य पुजारी ने हाथ जोड़ ली। महारानी, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हजारों वर्षों में केवल उसी सफेद वेयरवुल्फ के आगमन पर ऐसा होता है जिसे स्वयं चंद्र देवी अपना दूत चुनती हैं। सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा ने अपनी बेटी की ओर देखा। उसी क्षण चंद्र देवी की प्रतिमा के माथे से चांदी जैसी प्रकाश की एक किरण निकली। वह सीधी आरुषि के शरीर में समा गई। आरुषि की आंखें अचानक पूरी तरह चांदी जैसी चमकने लगी। उसके शरीर से इतनी शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी कि सभी लोगों को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। अचानक उसके कानों में एक मधुर स्त्री स्वर गूंजा, मेरी पुत्री। आरुषि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम्हें इस संसार में संयोग से नहीं भेजा गया है। इतिहास बदलने का समय आ गया है। 5 मुकुट, 5 राजकुमार और केवल एक चंद्र लूना। आरुषि की सांसें रुक सी गईं। 5 राजकुमार। वह कुछ पूछ पाती, उससे पहले वह आवाज फिर सुनाई दी, उनसे मिलना तुम्हारा भाग्य है, लेकिन सावधान, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी नहीं, वह तुम्हारे अपने परिवार के भीतर छिपा है। इतना कहते ही आवाज गायब हो गई। उसी क्षण आरुषि की आंखों की चमक भी सामान्य हो गई। वह घुटनों के बल बैठ गई। उसके माथे पर पसीना था। किसी और ने वह आवाज नहीं सुनी थी। राजा तुरंत उसके पास आए। आरुषि, क्या हुआ? उसने कुछ क्षण सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं पिताजी। शायद कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था, लेकिन उसके मन में तूफान मचा हुआ था। क्या चंद्र देवी सचमुच उससे बात कर रही थी? 5 राजकुमार कौन थे और परिवार के भीतर कौन उसका दुश्मन था? उसी समय मंदिर के बाहर घोड़ों की तेज टाप सुनाई दी। एक शाही दूत तेजी से अंदर आया और झुककर बोला, महाराज, रॉयल बीस्ट अकादमी से विशेष संदेश आया है। राजा ने पत्र खोला। पत्र पढ़ते ही उनके चेहरे पर गंभीर मुस्कान आ गई। समय आ गया है? रानी ने उत्सुकता से पूछा, किस बात का? राजा ने पत्र आरुषि की ओर बढ़ा दिया। अगले 15 दिनों में तुम्हें रॉयल बीस्ट अकादमी में प्रवेश लेना होगा। वहां इस बार सभी बीस्ट साम्राज्यों के शाही उत्तराधिकारी एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। आरुषि ने पत्र अपने हाथों में लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही अकादमी उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। यहीं उसकी मुलाकात उन 5 राजकुमारों से होगी जिनका जिक्र स्वयं चंद्र देवी ने किया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी अकादमी में उसका सबसे खतरनाक दुश्मन भी उसका इंतजार कर रहा था। क्या आरुषि रॉयल बीस्ट अकादमी में होने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएगी? क्या चंद्र देवी की भविष्यवाणी सच होगी? और आखिर वे 5 राजकुमार कौन हैं जिनसे उसका भाग्य जुड़ा हुआ है? जानने के लिए पढ़िए अगला रोमांचक एपिसोड। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय, सुझाव और पसंदीदा पल हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका हर फीडबैक इस कहानी को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। एपिसोड 4, रॉयल बीस्ट अकादमी का निमंत्रण। रॉयल बीस्ट अकादमी का सुनहरा निमंत्रण पत्र अभी भी आरुषि के हाथों में था। उस पर चांदी के अक्षरों में प्राचीन भाषा लिखी हुई थी। जैसे ही उसने पत्र को ध्यान से देखा, उस पर बने चंद्रमा के प्रतीक से हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी। अचानक पत्र अपने आप खुल गया। उसके अंदर लिखा था, बीस्ट वर्ल्ड की सबसे प्रतिष्ठित रॉयल बीस्ट अकादमी में आपका स्वागत है। यह निमंत्रण केवल उन राजवंशों के उत्तराधिकारियों के लिए है जिन्हें भविष्य में अपने अपने साम्राज्य का नेतृत्व करना है। अकादमी में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र को अपनी शक्ति, बुद्धि और नेतृत्व क्षमता सिद्ध करनी होगी। नीचे एक और पंक्ति लिखी थी, प्रवेश तिथि पूर्णिमा के दिन। आरुषि ने गहरी सांस ली।
तो अब मुझे इस नई दुनिया के बारे में सब कुछ सीखना होगा। राजा मुस्कुराए। यही सही समय है बेटी। तुम बचपन से ही अकादमी जाने का सपना देखती थी, लेकिन अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। आरुषि ने उनकी ओर देखा। क्यों पिताजी? राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, रॉयल बीस्ट अकादमी केवल पढ़ाई की जगह नहीं है। वहां पूरे बीस्ट वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली राजकुमार और राजकुमारियां आते हैं। वहां दोस्त भी बनते हैं और दुश्मन भी। रानी ने आगे कहा, और सबसे बड़ी बात, वहां किसी की पहचान उसके परिवार से नहीं, बल्कि उसकी अपनी ताकत से होती है। आरुषि ने सिर हिलाया। उसे यह बात पसंद आई। पिछली जिंदगी में उसने अपनी मेहनत के दम पर नाम कमाया था। इस जन्म में भी वह किसी विशेष अधिकार के कारण सम्मान नहीं चाहती थी। वह अपनी पहचान खुद बनाना चाहती थी। उसी समय महल के दूसरे हिस्से में निशा अपने कमरे में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। एक नौकरानी दौड़ती हुई आई। राजकुमारी निशा! राजकुमारी आरुषि को होश आ गया है। निशा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूलदान इतनी जोर से दबाया कि वह टूट गया। क्या? उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह बच कैसे गई? नौकरानी डर गई। एम, मैं कुछ नहीं जानती राजकुमारी। निशा ने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान ला ली। ठीक है, जाओ। जैसे ही नौकरानी बाहर गई, निशा का चेहरा फिर बदल गया। उसने दांत भींच ली। किस्मत भी हमेशा उसी का साथ देती है। बचपन से लेकर आज तक हर चीज उसी को मिली है। राजा और रानी का प्यार, महल का सम्मान, सफेद वेयरवुल्फ की शक्ति, और अब रॉयल बीस्ट अकादमी। उसने मुट्ठी भींच ली। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर अकादमी में कुछ हुआ तो कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। दूसरी ओर आरुषि अपने कमरे में वापस आ चुकी थी। उसने दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने पहली बार खुद को ध्यान से देखा। वास्तव में उसकी सुंदरता अद्भुत थी। बर्फ जैसी गोरी त्वचा, चांदी जैसे चमकते लंबे बाल, गहरी नीली आंखें। लेकिन उसे अपनी सुंदरता से ज्यादा एक सवाल परेशान कर रहा था। मेरी शक्ति आखिर है क्या? उसे तभी चंद्र देवी की आवाज याद आई। इतिहास बदलने का समय आ गया है। इतिहास? कैसा इतिहास? और 5 राजकुमार, क्या वे अकादमी में होंगे? इसी सोच में डूबी आरुषि ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अचानक उसकी हथेली पर हल्की चांदी जैसी रोशनी चमकने लगी। कुछ ही सेकंड में वह रोशनी एक छोटे से चंद्रमा का आकार लेने लगी। आरुषि घबरा गई। ये क्या है? अगले ही पल कमरे के अंदर रखे सूखे फूल फिर से खिल उठे। मुरझाया हुआ पौधा हरा भरा हो गया। टूटा हुआ मिट्टी का पात्र अपने आप जुड़ गया। आरुषि आश्चर्य से यह सब देखती रह गई। मैंने ये कैसे किया? उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक। राजकुमारी। बाहर से महल के मुख्य गुरु की आवाज आई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी गुरुदेव। दरवाजा खुला। सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध गुरु अंदर आए। जैसे ही उनकी नजर कमरे में रखे खिले हुए फूलों पर पड़ी, उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने तुरंत आरुषि की ओर देखा। क्या यह सब आपने किया है? आरुषि ने धीरे से सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता कैसे। गुरु कुछ पल तक शांत रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। राजकुमारी, आपके भीतर केवल वेयरवुल्फ की शक्ति नहीं जाग रही, आपके अंदर चंद्र देवी की दिव्य शक्ति भी जाग चुकी है। आरुषि हैरान रह गई। दिव्य शक्ति? जी, यह शक्ति सदियों से किसी भी सफेद वेयरवुल्फ में नहीं देखी गई। यह जीवन देने, उपचार करने और प्रकृति को नियंत्रित करने की शक्ति है। लेकिन गुरु अचानक चुप हो गए। लेकिन क्या? जितनी बड़ी शक्ति होती है, उतने ही बड़े शत्रु पैदा होते हैं। आरुषि ने उनकी बात ध्यान से सुनी। गुरु आगे बोले, रॉयल बीस्ट अकादमी में प्रवेश लेने से पहले आपको अपनी इस शक्ति को छिपाना होगा। अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो पूरा बीस्ट वर्ल्ड आपके पीछे पड़ जाएगा। आरुषि ने गंभीरता से पूछा, क्या अकादमी इतनी खतरनाक है? गुरु हल्का मुस्कुराए। अकादमी केवल खतरनाक नहीं, वह पूरे बीस्ट वर्ल्ड की राजनीति का केंद्र है। वहां दोस्ती भी तलवार की धार पर होती है और दुश्मनी पूरे साम्राज्य को युद्ध में बदल सकती है। इतना कहकर गुरु बाहर चले गए। आरुषि खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। आसमान में चमकते पूर्ण चंद्रमा को देखते हुए उसने मन ही मन एक फैसला किया। इस बार मैं किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करूंगी।
न अपनी पिछली जिंदगी की तरह धोखा खाऊंगी और न ही अपनी किस्मत को अपने ऊपर हावी होने दूंगी। उसे नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद वह जिस रॉयल बीस्ट अकादमी में कदम रखने वाली थी, वहां उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से होगी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे, और उन्हीं में से कोई एक उसके दिल की धड़कन भी बनने वाला था। लेकिन उससे पहले अकादमी की ओर जाते समय उसका सामना एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति से होने वाला था जो उसके पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य जानता था। क्या सचमुच चंद्र देवी ने आरुष्य को किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है? अकादमी पहुंचने से पहले उससे मिलने वाला रहस्यमयी व्यक्ति कौन होगा? और क्या निशा अपनी पहली चाल चलने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए अगला रोमांचक एपिसोड। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय, सुझाव और पसंदीदा पल हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका हर फीडबैक इस कहानी को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। एपिसोड 5। सफर की शुरुआत। रॉयल बीस्ट अकादमी का सुनहरा निमंत्रण पत्र आरुषि के हाथों में था, लेकिन उसकी आंखें उस पत्र पर नहीं, बल्कि उसमें लिखे उन शब्दों पर टिकी थीं, जो उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। पूर्णिमा के दिन सभी शाही उत्तराधिकारियों को रॉयल बीस्ट अकादमी में उपस्थित होना अनिवार्य है। उसने धीरे से पत्र बंद किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। महल के सामने फैला विशाल जंगल चांदनी में चमक रहा था। दूर पहाड़ों के बीच बहती नदी किसी चांदी की लकीर जैसी दिखाई दे रही थी। आरुष ने मन ही मन सोचा, क्या यही मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है? क्या मैं इस दुनिया में केवल जीने के लिए आई हूं, या सचमुच इतिहास बदलने के लिए? उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। राजकुमारी, महाराज आपको भोजन कक्ष में बुला रहे हैं। आरुषि ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और नौकरानी के साथ बाहर निकल गई। महल के गलियारे बेहद भव्य थे। दीवारों पर बीस्ट किंग्स की विशाल चित्रकारी बनी हुई थी। हर चित्र के नीचे उनके युद्ध और विजय की कहानी लिखी थी। चलते चलते उसकी नजर एक चित्र पर जाकर रुक गई। उस चित्र में एक सफेद वेयरवुल्फ महिला 5 अलग अलग मुकुट पहने राजाओं के साथ खड़ी थी। आरुषि एक पल के लिए ठिठक गई। यह उसने चित्र को ध्यान से देखा, लेकिन तभी नौकरानी बोली, राजकुमारी, महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। आरुषि कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसने तय किया कि बाद में इस चित्र के बारे में जरूर जानेगी। भोजन कक्ष में राजा, रानी और कुछ वरिष्ठ मंत्री पहले से मौजूद थे। जैसे ही आरुषि अंदर आई, सभी सम्मान में खड़े हो गए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटी, हमारे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण समाचार है। आरुषि उनके पास बैठ गई। क्या बात है पिताजी? राजा ने मेज पर रखा एक नक्शा उसकी ओर बढ़ाया। ये पूरे बीस्ट वर्ल्ड का मानचित्र है। आरुषि ने नक्शा खोला। उसमें 5 बड़े साम्राज्य बने हुए थे। वेयरवुल्फ साम्राज्य, वैम्पायर साम्राज्य, शेप शिफ्टर साम्राज्य, बीस्ट अलायंस और ड्रैगन पर्वतों का निषिद्ध क्षेत्र। रानी ने कहा, रॉयल बीस्ट अकादमी इन सभी राज्यों की सीमा के बीच स्थित है। वहां हर राज्य के राजकुमार और राजकुमारियां पढ़ने आते हैं। मुख्यमंत्री बोले, लेकिन इस बार परिस्थितियां सामान्य नहीं है। पिछले कुछ महीनों से कई सीमावर्ती क्षेत्रों में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कुछ शक्तिशाली बीस्ट बिना किसी कारण गायब हो रहे हैं। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। हमें शक है कि कोई छिपा हुआ संगठन फिर से सक्रिय हो चुका है। आरुषि ध्यान से सब सुन रही थी। उसे महसूस हुआ कि यह दुनिया उतनी शांत नहीं थी जितनी बाहर से दिखाई देती थी। राजा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम अकादमी पढ़ने जा रही हो, लेकिन याद रखना, कभी भी किसी पर तुरंत विश्वास मत करना। ये शब्द सुनते ही आरुषि को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे मार दिया था। उसने मन ही मन कसम खाई, इस जन्म में मैं अपनी भावनाओं से नहीं, अपने विवेक से निर्णय लूंगी। उधर महल के दूसरे हिस्से में निशा अपने कमरे में किसी से धीरे धीरे बात कर रही थी। कमरे में काले कपड़ों में एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह नकाब से ढका हुआ था। निशा ने धीमी आवाज में पूछा, सब तैयारी हो गई? नकाबपोश ने सिर झुका दिया। जी, ऑर्डर रॉयल बीस्ट अकादमी जाते समय रास्ते में एक स्थान ऐसा है जहां शाही सुरक्षा भी कमजोर पड़ जाती है।
निशा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा, अगर इस बार भी वह बच गई तो अकादमी में उसके लिए और भी बड़े आश्चर्य तैयार हैं। नकाब पोश व्यक्ति अंधेरे में गायब हो गया। निशा खिड़की के पास खड़ी होकर धीरे से बोली, आरुषि, इस बार तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अगली सुबह पूरे महल में हलचल मची हुई थी। राजसी सेवक यात्रा की तैयारियों में लगे थे। घोड़ों से जुते शाही रथ तैयार किए जा रहे थे। महल के सैनिक विशेष सुरक्षा दस्ते का गठन कर रहे थे। रानी स्वयं आरुषि के लिए यात्रा का सामान तैयार करवा रही थी। उन्होंने एक सुंदर चांदी का लॉकेट निकालकर आरुषि के गले में पहनाया। यह हमारी पीढ़ियों से चलता आ रहा है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो, इसे अपने दिल के पास पकड़ लेना। आरुषि ने भावुक होकर रानी का हाथ पकड़ लिया। मैं जल्द लौट कर आऊंगी, माँ। रानी मुस्कुरा तो दी, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राजा भी उसके पास आए। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकालकर उसकी ओर बढ़ाई। ये युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए है। याद रखना, एक सच्चा शासक केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सही निर्णयों से महान बनता है। आरुषि ने दोनों हाथों से तलवार स्वीकार की। ये पहली बार था जब किसी पिता ने उस पर इतना विश्वास जताया था। उसके दिल में अपने नए परिवार के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। कुछ ही देर बाद शाही रथ महल के मुख्य द्वार पर आकर रुक गया। सैनिकों ने एक साथ घोषणा की, राजकुमारी आरुषि की जय। महल के सभी लोग उसे विदा करने के लिए खड़े थे। आरुषि रथ में बैठी और आखिरी बार अपने महल की ओर देखने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब वह दोबारा यहाँ लौटेगी तब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। रथ धीरे धीरे महल से निकल पड़ा। कुछ घंटे बीत गए। जंगल का रास्ता शुरू हो चुका था। अचानक रथ के आगे दौड़ रहे घोड़े जोर जोर से हिनहिनाने लगे। सैनिकों ने तुरंत तलवारें निकाल ली। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। तभी जंगल के बीचों बीच एक काले वस्त्रों में लिपटा बूढ़ा व्यक्ति रास्ते के बीच आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चांदी की तरह चमक रही थीं। उसने सीधे आरुषि की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, आखिरकार इतिहास बदलने वाली आ ही गई। उसके यह शब्द सुनते ही आरुषि का दिल जोर से धड़क उठा। ये रहस्यमयी व्यक्ति कौन था? उसे आरुषि के पुनर्जन्म के बारे में कैसे पता था? और क्या जंगल में उन पर हमला होने वाला था? जानने के लिए पढ़िए अगला रोमांचक एपिसोड। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय, सुझाव और पसंदीदा पल हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका हर फीडबैक मुझे इस कहानी को और भी रोमांचक बनाने की प्रेरणा देता है। एपिसोड 6, रहस्यमयी ऋषि की भविष्यवाणी। महल से निकलने के बाद आरुषि का शाही काफिला कई घंटों से घने जंगल के बीच से गुजर रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर दूर तक फैली हरियाली और बीच बीच में सुनाई देने वाली जंगली जानवरों की आवाजें पूरे वातावरण को रहस्यमयी बना रही थीं। लेकिन अचानक रथ के आगे दौड़ रहे घोड़े बुरी तरह बेचैन हो गए। उन्होंने जोर जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया और अपने कदम रोक दिए। रथ रोकिए, मुख्य सेनापति ने ऊंची आवाज में आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत तलवारें निकाल ली और पूरे काफिले को चारों ओर से घेर लिया। कुछ ही क्षणों में जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया। हवा तक जैसे रुक गई थी। तभी रास्ते के बीचों बीच एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उसने काले रंग का लंबा चोगा पहन रखा था। उसके सफेद बाल कमर तक पहुंच रहे थे और उसकी चमकती हुई चांदी जैसी आंखें सीधे आरुषि को देख रही थीं। वह मुस्कुराया। आखिरकार इतिहास बदलने वाली आ ही गई। रथ के अंदर बैठी आरुषि एकदम चौंक गई। उसी ने तो यह शब्द पहले भी सुने थे। चंद्र देवी ने भी कहा था, इतिहास बदलने का समय आ गया है। वह धीरे धीरे रथ से नीचे उतरी। मुख्य सेनापति तुरंत उसके सामने आ गया। राजकुमारी, कृपया पीछे रहिए। हमें नहीं पता यह व्यक्ति कौन है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न क्रोध था न भय, केवल एक अजीब सी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो तुम यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। आरुषि उसकी आंखों में देखने लगी। न जाने क्यों उसे उस बूढ़े व्यक्ति से डर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से उसे जानता हो।
आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराया। लोग मुझे ऋषि अनंत कहते हैं। मैं भविष्य नहीं बदल सकता, लेकिन भविष्य को देख जरूर सकता हूं। ये सुनकर सैनिक एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस दुनिया में ऋषि अनंत का नाम एक किंवदंती था। कहा जाता था कि उन्होंने कई राजाओं के भविष्य की भविष्यवाणी की थी और उनकी हर बात सच निकली थी। आरुषि ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? ऋषि ने सिर हिलाया। तुम्हें और तुम्हारी दोनों जिंदगियों को। यह सुनते ही आरुषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों जिंदगियां। क्या उन्हें उसके पुनर्जन्म के बारे में भी पता था? उसने तुरंत सैनिकों की ओर देखा। आप सब कुछ देर के लिए पीछे हट जाइए। मुख्य सेनापति झिझका। लेकिन राजकुमारी, ये मेरा आदेश है। सैनिक कुछ दूरी पर चले गए। अब वहां केवल आरुषि और ऋषि अनंत खड़े थे। ऋषि ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली पर अचानक एक छोटा सा चांदी का गोला दिखाई दिया। उस गोले के भीतर अजीब दृश्य घूमने लगे। आरुषि ने देखा, एक आधुनिक शहर, ऊंची इमारतें, कैमरे, फिल्मों के पोस्टर और खुद को वह अपनी पहली जिंदगी देख रही थी। आरुषि की आंखों में आंसू भर आए। यह, ऋषि ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा अतीत। कुछ ही क्षण बाद दृश्य बदल गया। अब उस गोले में बीस्ट वर्ल्ड दिखाई दे रहा था। एक विशाल युद्ध, हजारों सैनिक, आकाश में उड़ते दैत्य, जलते हुए महल और सफेद वस्त्र पहने एक युवती। वह बिल्कुल आरुषि जैसी दिख रही थी, लेकिन उसके चारों ओर 5 अलग अलग योद्धा खड़े थे। उनके चेहरे धुंधले थे। ऋषि ने धीरे से कहा, यह भविष्य की एक झलक है। अगर तुम असफल हुई तो पूरा बीस्ट वर्ल्ड नष्ट हो जाएगा। आरुषि का दिल तेजी से धड़कने लगा। और अगर मैं सफल हुई? ऋषि मुस्कुराए। तब इतिहास बदल जाएगा। उन्होंने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई। लेकिन याद रखना, इतिहास केवल शक्ति से नहीं बदलता। उसके लिए विश्वास चाहिए, त्याग चाहिए और सही लोगों का साथ चाहिए। आरुषि ने पूछा, वे 5 लोग कौन हैं? ऋषि कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, समय आने पर तुम उनसे मिलोगी। वे पांचों इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारी हैं। उनमें से 3 वेयरवुल्फ हैं, एक शेप शिफ्टर और एक वैम्पायर। पहली नजर में वे तुम्हारे मित्र नहीं बनेंगे, बल्कि उनमें से कुछ तुम्हें अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी समझेंगे। आरुषि चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। ऋषि आगे बोले, याद रखना, कभी भी अपने दिल को नफरत से मत भरने देना, क्योंकि जिन लोगों से आज तुम्हारा संघर्ष होगा, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। अचानक ऋषि का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने जंगल की ओर देखा। वे आ गए। आरुषि ने भी मुड़कर देखा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल दर्जनों काले तीर बिजली की गति से उनकी ओर आने लगे। सावधान! मुख्य सेनापति चिल्लाया। सैनिक तुरंत ढाल लेकर आगे आ गए। धड़ 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 तीर ढालों से टकराने लगे। कुछ ही सेकंड में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जंगल के पेड़ों के पीछे से काले कपड़ों में छिपे कई हमलावर बाहर निकल आए। उनके चेहरों पर अजीब काले मुखौटे थे। मुख्य सेनापति गर्जा, राजकुमारी की रक्षा करो। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। आरुषि ने पहली बार इस दुनिया का असली युद्ध अपनी आंखों से देखा। वह भी पीछे नहीं हटी। उसने राजा द्वारा दी गई तलवार म्यान से निकाली। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, उसके गले में पहना चांदी का लॉकेट चमकने लगा। उसी समय उसके भीतर की सफेद वेयरवुल्फ शक्ति हल्की हल्की जागने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, ऋषि अनंत की आवाज गूंजी, नहीं, अब भी अपनी असली शक्ति मत दिखाना। तुम्हारे दुश्मन जितने दिखाई देते हैं, उससे कहीं अधिक छिपे हुए हैं। आरुषि ने तुरंत अपनी शक्ति को रोक लिया। उसे समझ आ गया कि अभी सही समय नहीं आया है। लेकिन तभी एक नकाबपोश हमलावर सैनिकों को चीरता हुआ सीधे उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ में काले रंग की तलवार थी, जिससे अजीब काली ऊर्जा निकल रही थी। वह मुस्कुराया। आखिरकार हमें सफेद वेयरवुल्फ राजकुमारी मिल ही गई। यह सुनकर आरुषि समझ गई कि यह हमला संयोग नहीं था। कोई पहले से उसके आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, आखिर इन हमलावरों को उसकी यात्रा की जानकारी किसने दी? क्या महल के अंदर ही कोई गद्दार था और क्या निशा इस हमले के पीछे थी? जानने के लिए पढ़िए अगला रोमांचक एपिसोड। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि आरुषि बिना अपनी असली शक्ति दिखाए
इस हमले से बच पाएगी? अपनी राय, सुझाव और पसंदीदा पल हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका हर फीडबैक इस कहानी को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। एपिसोड 7। पहली परीक्षा जंगल में चारों तरफ तलवारों की टकराने की आवाज गूंज रही थी। ठन ठन, हवा में धूल उड़ रही थी। घोड़े बेचैनी से हिनहिना रहे थे और शाही सैनिक पूरी ताकत से नकाबपोश हमलावरों का सामना कर रहे थे। मुख्य सेनापति गरजते हुए अपनी विशाल तलवार घुमा रहे थे। कोई भी राजकुमारी के पास नहीं पहुंचना चाहिए। उनके आदेश के साथ ही सैनिकों ने आरुषि के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया। लेकिन सामने खड़े नकाबपोश योद्धा साधारण डाकू नहीं थे। उनकी चाल, उनकी गति और उनकी एकजुटता साफ बता रही थी कि उन्हें विशेष प्रशिक्षण मिला हुआ था। पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर भी कई तीरंदाज छिपे हुए थे। वे लगातार तीर बरसा रहे थे। आरुषि ने एक गहरी सांस ली। उसकी पहली प्रतिक्रिया लड़ने की थी, लेकिन तभी उसे ऋषि अनंत की बात याद आई। अभी अपनी असली शक्ति मत दिखाना, उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। अगर मैं अभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूंगी तो हर कोई जान जाएगा कि मैं साधारण सफेद वेयरवुल्फ नहीं हूँ। नहीं, पहले मुझे इस दुनिया को समझना होगा। तभी एक सैनिक घायल होकर उसके पैरों के पास गिर पड़ा। राजकुमारी, उसके कंधे में तीर धंसा हुआ था। आरुषि बिना एक पल गंवाए उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने जल्दी से सैनिक के घाव पर कपड़ा बांधा। गहरी सांस लो। सैनिक दर्द से करा उठा। आरुषि ने आसपास देखा। उसे एक औषधीय पौधा दिखाई दिया। नई दुनिया की यादें धीरे धीरे उसके मन में जाग रही थी। उसे याद आया कि इस पौधे का रस खून बहना रोक सकता है। उसने तुरंत पत्तियां तोड़ी, उन्हें हथेली में मसलकर घाव पर लगाया। कुछ ही क्षणों में खून बहना कम हो गया। घायल सैनिक ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। राजकुमारी, आरुषि मुस्कुराई। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये दृश्य देखकर पास खड़े सैनिकों के मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनकी राजकुमारी केवल शाही परिवार की सदस्य नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में शांत रहने वाली एक सच्ची नेता भी है। उसी समय सावधान, मुख्य सेनापति की आवाज गूंजी। एक नकाबपोश योद्धा बिजली की गति से आरुषि की ओर बढ़ रहा था। उसकी तलवार से काली ऊर्जा निकल रही थी। वह सीधे आरुषि पर वार करने वाला था, लेकिन ठीक उसी क्षण ठहक, एक भाला हवा को चीरता हुआ आया और हमलावर की तलवार से टकरा गया। हमलावर कई कदम पीछे जा गिरा। सभी की नजरें उस दिशा में गईं। वहां ऋषि अनंत खड़े थे, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक साधारण लकड़ी का दंड था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत केवल तलवार में नहीं होती, सही समय पर लिया गया सही निर्णय भी युद्ध जिता सकता है। हमलावर गुर्राया, बूढ़े, बीच में मत पड़। ऋषि ने केवल मुस्कुराकर अपनी लाठी जमीन पर टिकाई। अगले ही पल जमीन से बेलें निकलकर हमलावर के पैरों में लिपट गईं। वह छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। आरुषि यह सब देखकर हैरान रह गई। ये कैसी शक्ति है? ऋषि ने उसकी ओर देखा, मानो उन्होंने उसके मन की बात पढ़ ली हो। हर शक्ति लड़ने के लिए नहीं होती पुत्री, कुछ शक्तियां रक्षा करने के लिए भी होती हैं। इतने में जंगल के दूसरी ओर से भेड़ियों की तेज हुआ हुआ सुनाई दी। सैनिकों के चेहरे बदल गए। जंगली वुल्फ। एक सैनिक घबरा गया, लेकिन ऋषि अनंत शांत रहे। उन्होंने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कुछ मंत्र बोले। कुछ ही क्षण बाद 5 विशाल भूरे भेड़िए पेड़ों के बीच से बाहर आए। वे सीधे ऋषि के सामने बैठ गए। सैनिकों ने तलवारें उठा ली, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन भेड़ियों ने किसी पर हमला नहीं किया। ऋषि ने उनके सिर पर हाथ फेरा। ये जंगल के रक्षक हैं। उन्होंने भेड़ियों की ओर इशारा किया। अगले ही पल वे पांचों भेड़िए बिजली की तरह हमलावरों पर टूट पड़े। पूरा युद्ध कुछ ही मिनटों में पलट गया। नकाबपोश योद्धा पीछे हटने लगे। उनका नेता गुस्से से बोला, पीछे हटो, आज हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। कुछ ही सेकंड में सभी हमलावर धुएं के गुब्बार में गायब हो गए। जंगल फिर से शांत हो गया। सैनिक राहत की सांस लेने लगे। मुख्य सेनापति ऋषि के सामने झुक गए। आज आपने राजकुमारी की जान बचाई है। ऋषि ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैंने केवल समय को उसका मार्ग दिखाया है। इसके बाद वे धीरे धीरे आरुषि की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी कमर से एक छोटा सा चांदी का डिब्बा निकाला। डिब्बे पर पूर्णिमा का चिन्ह बना हुआ था। इसे अपने पास रखो, आरुषि ने आश्चर्य से पूछा। इसमें क्या है? ऋषि ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने डिब्बा उसके हाथ में रख दिया। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तभी इसे खोलना। उससे पहले नहीं। आरुषि ने डिब्बे को ध्यान से देखा। वह साधारण दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे छूते ही उसके शरीर में हल्की गर्माहट दौड़ गई, मानो उसके अंदर कोई जीवित ऊर्जा हो। क्या यह किसी प्रकार का खजाना है? ऋषि हल्के से हंस पड़े। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, बल्कि सत्य होता है। आरुषि कुछ और पूछ पाती, उससे पहले ऋषि का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने जंगल की गहराई की ओर देखा। याद रखना, आज तुम पर हमला करने वाले असली दुश्मन नहीं थे।
वे तो केवल किसी और के भेजे हुए मोहरे थे। आरुषि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो असली दुश्मन कौन है? ऋषि ने उसकी आंखों में देखा। उस प्रश्न का उत्तर अभी तुम्हारे लिए जानना उचित नहीं है। अगर मैंने अभी सब कुछ बता दिया तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा और कुछ भविष्य समय से पहले नहीं जानने चाहिए। इतना कहकर उन्होंने पीछे कदम बढ़ाया। अचानक उनके चारों ओर सफेद धुंध फैलने लगी। कुछ ही क्षणों में उनका पूरा शरीर उस धुंध में छिप गया। जब धुंध हट गई, ऋषि अनंत वहां नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। सैनिक विस्मय से चारों ओर देखने लगे। मुख्य सेनापति ने धीमी आवाज में कहा, सचमुच वे केवल एक ऋषि नहीं है। आरुषि ने अपनी मुट्ठी में बंद चांदी के डिब्बे को कसकर पकड़ लिया। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन एक बात अब बिल्कुल स्पष्ट थी। उसका पुनर्जन्म कोई संयोग नहीं था। कोई बहुत बड़ी शक्ति उसे एक निश्चित दिशा में ले जा रही थी, और यह तो उसकी यात्रा की केवल शुरुआत थी। मुख्य सेनापति उसके पास आए। राजकुमारी, रात होने वाली है। आगे कुछ दूर एक शाही विश्राम शिविर है, वहीं रुकना सुरक्षित रहेगा। आरुषि ने सहमति में सिर हिलाया। काफिला दोबारा आगे बढ़ने लगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जंगल की सबसे ऊंची चट्टान पर खड़ा एक रहस्यमयी युवक यह सब अपनी सुनहरी आंखों से देख रहा था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीमे से कहा, तो यही है सफेद वेयरवुल्फ राजकुमारी। दिलचस्प। अगले ही पल उसकी सुनहरी आंखें कुछ क्षणों के लिए चमक उठी। उसकी पीठ के पीछे एक विशाल सिल्वर वुल्फ की छाया दिखाई दी और फिर गायब हो गई। युवक मुस्कुराया। रॉयल बीस्ट अकादमी, लगता है इस बार वहां काफी मनोरंजन होने वाला है। इतना कहकर वह एक ही छलांग में चट्टान से नीचे कूद गया और घने जंगल में गायब हो गया। आरुषि को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दूर से उसे देखने वाला यही रहस्यमयी युवक भविष्य में उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था। क्या यह रहस्यमयी युवक रॉयल बीस्ट अकादमी का छात्र है? क्या वही पहला वुल्फ प्रिंस है? और ऋषि अनंत द्वारा दिया गया चांदी का डिब्बा आखिर किस रहस्य को छिपाए हुए है? जानने के लिए बढ़िए अगला रोमांचक एपिसोड। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि जंगल में दिखा रहस्यमयी युवक मित्र बनेगा या प्रतिद्वंद्वी? अपनी राय और सुझाव कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका हर फीडबैक इस कहानी को और भी बेहतर बनाने में मेरी मदद करता है। एपिसोड 8। रहस्यमयी नजरें में जंगल के ऊपर हल्की हल्की धुंध छा चुकी थी। सूर्य अस्त होने वाला था और चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई थी। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। शाही काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जंगल में हुए हमले के बाद हर सैनिक पहले से कहीं अधिक सतर्क था। सभी की तलवारें म्यान से बाहर थीं और उनकी नजरें हर दिशा पर टिकी हुई थीं। रथ के अंदर बैठी आरुषि अपनी हथेली में रखे उस छोटे से चांदी के डिब्बे को बार बार देख रही थी। ऋषि अनंत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तभी से खोलना। उसने धीरे से डिब्बे पर उंगलियां फेरी। अजीब बात यह थी कि वह डिब्बा बिल्कुल ठंडा दिखाई देता था, लेकिन उसे छूते ही हल्की गर्माहट महसूस होती थी। आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे अभी देखने की अनुमति भी नहीं है? उसने मन ही मन सोचा। वह डिब्बा खोलने ही वाली थी कि अचानक उसे ऋषि की गंभीर आवाज याद आई। उससे पहले नहीं। आरुषि ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, अगर उन्होंने मना किया है तो जरूर कोई वजह होगी। उसने डिब्बे को सावधानी से अपने वस्त्रों के अंदर सुरक्षित रख लिया। उधर जंगल की सबसे ऊंची चट्टान पर वही रहस्यमयी युवक अब भी खड़ा था। उसकी सुनहरी आंखें दूर जाते हुए शाही काफिले पर टिकी थीं। हवा उसके काले बालों से खेल रही थी। उसके पीछे खड़ा विशाल सिल्वर वुल्फ शांत भाव से जंगल को देख रहा था। तभी पेड़ों के पीछे से एक और युवक बाहर आया। उसके लाल भूरे बाल और गहरी हरी आंखें थीं। वह मुस्कुराया। तो तुम पूरे समय यहीं खड़े थे? सुनहरी आंखों वाले युवक ने बिना पीछे देखे उत्तर दिया। और क्या वही लड़की है? कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर उसने धीमे से कहा, हाँ। दूसरा युवक हंस पड़ा। पूरे बीस्ट वर्ल्ड में उसी की चर्चा हो रही है। दुर्लभ सफेद वेयरवुल्फ राजकुमारी। मैं तो सोच रहा था कि वह बहुत घमंडी होगी। सुनहरी आंखों वाला युवक हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, उसने घायल सैनिक की मदद पहले की। अगर वह केवल घमंडी राजकुमारी होती तो ऐसा कभी नहीं करती। दूसरा युवक आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। अरे वाह, तुम किसी की तारीफ भी कर सकते हो। पहला युवक चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी जिज्ञासा जरूर थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा था। कुछ क्षण बाद उसने मुड़कर कहा, चलो, हमें भी अकादमी पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए। दोनों युवक कुछ ही सेकंड में अपनी वुल्फ स्पीड से जंगल में गायब हो गए। इधर
शाम होने तक शाही काफिला आखिरकार राजसी विश्राम शिविर पहुंच गया। यह एक विशाल सुरक्षित परिसर था, जिसे वर्षों पहले शाही परिवारों के लिए बनाया गया था। ऊंची पत्थर की दीवारें, चारों कोनों पर प्रहरी टावर और बीच में खूबसूरत लकड़ी के भवन। मुख्य सेनापति ने राहत की सांस ली। आज की रात यही विश्राम करेंगे। सैनिक तुरंत अपने अपने काम में लग गए। कुछ घोड़ों की देखभाल करने लगे, कुछ भोजन तैयार करने लगे, कुछ पहरे पर खड़े हो गए। आरुषि पहली बार इस दुनिया के सैनिकों को इतने करीब से देख रही थी। उनमें से कोई भी अपने काम को छोटा नहीं समझ रहा था। हर व्यक्ति पूरे समर्पण से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। सचमुच एक राज्य केवल राजा से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए हर व्यक्ति का योगदान जरूरी होता है। उसी समय एक छोटी सी बच्ची भागती हुई उसके पास आई। उसकी उम्र मुश्किल से 8 या 9 साल होगी। वह सैनिकों के परिवार की बेटी थी। बच्ची ने झुककर कहा, राजकुमारी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आरुषि मुस्कुरा दी। जरूर, बच्ची ने मासूमियत से पूछा। क्या सच में आपके पास चंद्र देवी का आशीर्वाद है? आसपास खड़े सैनिक भी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। आरुषि कुछ पल चुप रही, फिर वह बच्ची के सामने घुटनों के बल बैठ गई। अगर किसी के पास शक्ति हो, तो उसका मतलब यह नहीं कि वह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा वही होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करे। बच्ची की आंखें चमक उठी। तो मैं भी बड़ी होकर सैनिक बनूंगी। सभी सैनिक हंस पड़े। मुख्य सेनापति ने गर्व से अपनी बेटी की ओर देखा। आरुषि भी मुस्कुरा दी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस दुनिया में लोग उससे केवल उसकी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि एक उम्मीद के रूप में भी जुड़े हुए हैं। रात गहरा चुकी थी। पूरा शिविर शांत हो चुका था। सिर्फ पहरेदारों के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। आरुषि अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी आसमान में चमकते पूर्ण चंद्रमा को देख रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल खिड़की के बाहर एक सफेद परछाई बिजली की तरह गुजरी। आरुषि तुरंत बाहर निकल आई। चारों ओर सन्नाटा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी। उसे लगा शायद उसका भ्रम था, लेकिन तभी जमीन पर उसे एक छोटी सी चांदी की पंखुड़ी दिखाई दी। वह किसी साधारण फूल की नहीं थी। उसे हाथ में लेते ही पंखुड़ी हल्की रोशनी देने लगी। ये यहाँ कैसे आई? उसी समय दूर पेड़ की ऊंची शाखा पर वही सुनहरी आंखों वाला रहस्यमयी युवक खड़ा था। वह मुस्कुराया। उसकी इंद्रियां उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में ठीक वैसी ही कई चांदी की पंखुड़ियां थीं। दिलचस्प। देखते हैं, रॉयल बीस्ट अकादमी में तुम कितने दिन तक मुझे पहचान नहीं पाती हो, राजकुमारी। इतना कहकर वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। आरुषि ने फिर एक बार चारों ओर देखा। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास तो हो रहा था, लेकिन वह कोई निशान नहीं ढूंढ सकी। उसने चांदी की उस रहस्यमयी पंखुड़ी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह पहली निशानी थी उस व्यक्ति की, जो आने वाले समय में उसकी किस्मत बदलने वाला था। क्या सचमुच कोई रहस्यमयी युवक दूर से आरुषि पर नजर रख रहा है? उसने चांदी की पंखुड़ी क्यों छोड़ी? और क्या अकादमी पहुंचने से पहले दोनों की मुलाकात होगी? जानने के लिए पढ़िए अगला रोमांचक एपिसोड। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि यह रहस्यमयी युवक दुश्मन है या भविष्य का साथी? अपनी राय, सुझाव और पसंदीदा पल हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका हर फीडबैक इस कहानी को और भी रोमांचक बनाने की प्रेरणा देता है। एपिसोड 9, चांदी की पंखुड़ी का रहस्य। रात का सन्नाटा पूरे शाही विश्राम शिविर पर छाया हुआ था। दूर दूर तक केवल झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पहरेदार मशालें लेकर अपनी अपनी जगह पर खड़े थे और हर छोटी सी हलचल पर नजर रख रहे थे। लेकिन आरुषि की आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वह अपने कमरे में बैठी अपनी हथेली में रखी चांदी की पंखुड़ी को लगातार देख रही थी। वह साधारण फूल की पंखुड़ी जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसकी सतह पर बेहद बारीक चांदी की रेखाएं बनी हुई थीं, जो चांद की रोशनी पड़ते ही चमकने लगती थी। ये आखिर है क्या? उसने धीरे से खुद से पूछा। उसने जैसे ही अपनी उंगली से पंखुड़ी को छुआ, वह हल्के हल्के चमकने लगी। उसी क्षण उसके सामने हवा में कुछ क्षणों के लिए एक अजीब सा चिन्ह दिखाई दिया। वह एक सिल्वर वुल्फ का निशान था, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया। आरुषि की भौहें सिकुड़ गईं। सिल्वर वुल्फ, क्या यह उसी रहस्यमयी युवक का संकेत था? उसे याद आया कि चट्टान पर खड़े उस युवक के पीछे भी एक विशाल सिल्वर वुल्फ की छाया दिखाई दी थी। क्या वह मुझे कोई संदेश देना चाहता था? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, बाहर से दस्तक सुनाई दी। राजकुमारी, मुख्य सेनापति की आवाज थी। महाराज ने संदेश भेजा है। आरुषि ने दरवाजा खोला। मुख्य सेनापति ने झुककर कहा, हम सुबह सूर्योदय से पहले यात्रा शुरू करेंगे। अगर सब ठीक रहा तो कल शाम तक हम रॉयल राजधानी पहुंच जाएंगे। आरुषि ने सिर हिलाया। धन्यवाद। मुख्य सेनापति कुछ पल रुके, फिर बोले, राजकुमारी, आज जंगल में आपने जिस तरह घायल सैनिकों की सहायता की,
पूरी सेना आपकी प्रशंसा कर रही है। आरुषि हल्का सा मुस्कुराई। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मुख्य सेनापति ने सम्मान से सिर झुकाया। यही गुण एक सच्चे शासक की पहचान है। इतना कहकर वह चले गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पूरा शिविर फिर से जीवंत हो उठा। सैनिक अपने घोड़ों को तैयार कर रहे थे। रसोइये जल्दी जल्दी भोजन बांट रहे थे। कुछ ही देर में पूरा काफिला फिर से राजधानी की ओर निकल पड़ा। आज जंगल पहले से कहीं अधिक शांत था, लेकिन आरुषि को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई दूर से उन पर नजर रख रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा। हर बार केवल घने पेड़ दिखाई देते। क्या यह केवल मेरा भ्रम है? उसी समय जंगल के दूसरी ओर दो युवक एक विशाल पेड़ की शाखा पर बैठे शाही काफिले को देख रहे थे। पहला वही सुनहरी आंखों वाला रहस्यमयी युवक था। दूसरा कल वाला लाल भूरे बालों वाला युवक। दूसरा युवक मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम इसी तरह उसे देखते रहे तो अकादमी पहुंचने से पहले ही वह तुम्हें पकड़ लेगी। सुनहरी आंखों वाले युवक ने उसकी ओर देखा। मैं उस पर नजर नहीं रख रहा। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि अफवाहें सच हैं या नहीं। दूसरा युवक हंस पड़ा। सच बताओ, तुम्हें उत्सुकता हो रही है ना? पहले युवक ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी निगाहें अब भी आरुषि पर ही थीं। कल रात उसने पहली बार देखा था कि एक राजकुमारी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने सैनिकों का उपचार कर रही थी। वह दृश्य बार बार उसके मन में आ रहा था। दोपहर होते होते काफिला एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। यह नदी पूरे वेयरवोल्फ साम्राज्य की सबसे बड़ी नदियों में से एक थी। इसे पार किए बिना राजधानी पहुंचना संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही सैनिक पुल के पास पहुंचे, मुख्य सेनापति का चेहरा गंभीर हो गया। रुको! सभी रथ रुक गए। आरुषि भी नीचे उतर आई। उसने देखा कि पत्थरों से बना विशाल पुल बीच से पूरी तरह टूट चुका था। नीचे उफनती हुई नदी तेज गर्जना कर रही थी। एक सैनिक घबराकर बोला, महाराज के संदेश के अनुसार ये पुल तो हमेशा सुरक्षित रहता है। दूसरा सैनिक बोला, ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर इसे तोड़ा है। मुख्य सेनापति ने आसपास का निरीक्षण किया। कुछ ही देर बाद वह लौटे। उनके हाथ में एक काले रंग का तीर था। ये साधारण तीर नहीं है, इस पर शैडो जहर लगा हुआ है। आरुषि ने पूछा, शैडो जहर? जी राजकुमारी, इस जहर का इस्तेमाल केवल पेशेवर हत्यारे करते हैं। आरुषि का चेहरा गंभीर हो गया। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था। ये सब दुर्घटना नहीं थी। कोई लगातार उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। उधर पेड़ों की ऊंची शाखा पर खड़ा सुनहरी आंखों वाला युवक भी यह सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, उन्होंने रास्ता बदल दिया। उसका साथी बोला, क्या हमें मदद करनी चाहिए? कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर बोला, नहीं, अगर वह भविष्य की लूना बनने योग्य है तो उसे अपनी पहली परीक्षा खुद पास करनी होगी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन अगर उसकी जान पर बन आई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। दूसरा युवक उसे आश्चर्य से देखने लगा। तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? सुनहरी आंखों वाला युवक बिना उत्तर दिए पेड़ों के बीच गायब हो गया। इधर मुख्य सेनापति ने नक्शा खोलकर कहा, राजकुमारी, अगर पुल टूटा है तो हमें जंगल के अंदर से जाने वाला पुराना रास्ता लेना होगा। एक बुजुर्ग सैनिक तुरंत बोला, लेकिन वह रास्ता वर्जित घाटी से होकर जाता है। सभी सैनिकों के चेहरों का रंग उड़ गया। आरुषि ने पूछा, वर्जित घाटी में ऐसा क्या है? कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार मुख्य सेनापति ने धीमी आवाज में कहा, वहां सदियों से कोई नहीं गया। कहा जाता है कि उस घाटी में ऐसे बीस्ट रहते हैं जो इंसानों और वेयरवुल्फ दोनों का शिकार करते हैं, और जो एक बार वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। पूरे वातावरण में सन्नाटा छा गया। आरुषि ने सामने फैले घने जंगल की ओर देखा। अगर राजधानी पहुंचना था तो अब उन्हें उसी वर्जित घाटी से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी घाटी में उसकी मुलाकात पहली बार एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली थी जो भविष्य में उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी और शायद सबसे बड़ा सहारा भी बनने वाला था। क्या आरुषि वर्जित घाटी का रहस्य जान पाएगी? क्या वहां सचमुच कोई भयानक बीस्ट रहता है? और क्या सुनहरी आंखों वाला रहस्यमयी युवक आखिरकार उसके सामने आएगा? जानने के लिए पढ़िए अगला रोमांचक एपिसोड। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि वर्जित घाटी में आरुषि की पहली मुलाकात रहस्यमयी युवक से होगी? अपनी राय, सुझाव और पसंदीदा पल हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका हर फीडबैक इस कहानी को और भी रोमांचक बनाने की प्रेरणा देता है। एपिसोड 10, वर्जित घाटी का पहला रहस्य। सुबह की हल्की किरणें घने जंगल के बीच मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट भी धीरे धीरे गायब हो चुकी थी, मानो पूरा जंगल किसी अनजाने खतरे से डरा हुआ हो। शाही काफिला वर्जित घाटी के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। सभी सैनिकों के चेहरे गंभीर थे। मुख्य सेनापति ने अपनी तलवार म्यान से निकालते हुए कहा, आज से हमारी यात्रा पहले जैसी आसान नहीं होगी। इस घाटी में
हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। आरुष ने सामने देखा। घाटी के दोनों ओर विशाल काले पहाड़ खड़े थे। उनके बीच केवल एक संकरा रास्ता था, जहां मुश्किल से दो रथ साथ साथ निकल सकते थे। जगह जगह पुराने पत्थर के स्तंभ टूटे हुए पड़े थे। उन पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। आरुषि की नजर एक स्तंभ पर पड़ी। उसे देखकर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन चिन्हों को पहले भी कहीं देख चुकी हो, लेकिन कहाँ, उसे याद नहीं आ रहा था। राजकुमारी, मुख्य सेनापति की आवाज से उसका ध्यान टूटा। सब तैयार है? आरुषि ने सिर हिलाया। चलते हैं। पूरा काफिला धीरे धीरे घाटी के अंदर प्रवेश करने लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी शांत होता गया। इतना शांत कि घोड़ों की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। एक युवा सैनिक धीरे से बोला, यहाँ कोई पक्षी भी नहीं है। दूसरा सैनिक फुसफुसाया, कहते हैं जो भी जीव इस घाटी में रहता है, उसके डर से कोई जानवर यहाँ नहीं आता। उनकी बातें सुनकर कुछ सैनिकों के चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन आरुषि शांत थी। वो आसपास के वातावरण को ध्यान से देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ अलग है। डर नहीं, बल्कि कोई ऊर्जा, मानो पूरी घाटी किसी अदृश्य शक्ति से भरी हुई हो। लगभग 1 घंटे बाद काफिला एक पुराने पत्थर के पुल के पास पहुंचा। पुल बहुत पुराना था, उस पर काई जम चुकी थी। नीचे गहरी खाई थी, जहां तेज धुंध उठ रही थी। मुख्य सेनापति ने आदेश दिया, एक एक करके पार करेंगे। सैनिक सावधानी से आगे बढ़ने लगे। अचानक झर्र, पुल से अजीब आवाज आई। सभी रुक गए। एक सैनिक घबराकर बोला, पुल टूट रहा है। मुख्य सेनापति चिल्लाए, सब लोग जल्दी पार करो। घोड़े तेजी से दौड़ने लगे, रथ भी आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी पुल का बीच वाला हिस्सा टूट गया। एक सैनिक अपने घोड़े सहित नीचे खाई की ओर गिरने लगा। बचाओ! उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आरुष ने बिना एक पल गंवाए दौड़ लगा दी। राजकुमारी! सैनिक चिल्लाए, लेकिन वह रुकने वाली नहीं थी। उसने पुल के किनारे से छलांग लगाई और गिरते हुए सैनिक का हाथ पकड़ लिया। दोनों आधे हवा में लटक गए। नीचे केवल गहरी खाई थी। सैनिक कांप रहा था। मुझे छोड़ दीजिए। नहीं। आरुष ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़े रखा। धीरे धीरे उसकी हथेलियां फिसलने लगी। तभी उसे अपने भीतर हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। उसकी कलाई पर चांदी जैसी रोशनी चमकने लगी, लेकिन इस बार उसने अपनी शक्ति को बाहर नहीं आने दिया। उसने पास पड़ी एक मोटी बेल पकड़ ली। रस्सी! मुख्य सेनापति ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में रस्सी नीचे फेंकी गई। आरुषि ने पहले घायल सैनिक को ऊपर धकेला, उसके बाद खुद ऊपर चढ़ी। जैसे ही दोनों सुरक्षित ऊपर पहुंचे, सभी सैनिकों ने राहत की सांस ली। मुख्य सेनापति ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी, आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। आरुषि मुस्कुराई। अगर मैं अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकती, तो राजकुमारी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। उनके ये शब्द सुनकर सभी सैनिकों की आंखों में सम्मान और बढ़ गया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई यह सब देख रहा था। घाटी के ऊपर एक विशाल चट्टान पर 3 परछाइयां खड़ी थीं। पहली, सुनहरी आंखों वाला वही रहस्यमयी युवक। दूसरी, उसका लाल बालों वाला मित्र। और तीसरी, एक लंबा शांत स्वभाव का युवक, जिसकी गहरी नीली आंखें किसी बर्फीली झील जैसी थीं। उसने पहली बार आरुषि को ध्यान से देखा। तो यही है सफेद वेयरवुल्फ राजकुमारी? लाल बालों वाला युवक मुस्कुराया। हाँ, और उसने अभी अपनी जान जोखिम में डालकर एक साधारण सैनिक को बचाया। नीली आंखों वाला युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, अजीब लड़की है। ज्यादातर शाही लोग पहले खुद को बचाते हैं। सुनहरी आंखों वाला युवक शांत स्वर में बोला, इसीलिए वह बाकी सबसे अलग है। तीनों कुछ देर तक आरुषि को देखते रहे। फिर लाल बालों वाला युवक हंस पड़ा। अगर वह अकादमी में भी ऐसी ही रही, तो इस साल बहुत हंगामा होने वाला है। तीनों की मुस्कान देखकर साफ लग रहा था कि वे सामान्य छात्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। उधर घाटी का सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी था। काफिला आगे बढ़ा ही था कि अचानक पूरी घाटी में जमीन कांपने लगी। धड़ाम, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। घोड़े बुरी तरह डर गए। सभी सावधान। मुख्य सेनापति गरजे। अचानक सामने धुंध के बीच 2 विशाल लाल आंखें चमक उठी। धीरे धीरे विशालकाय काला भेड़िया बाहर निकला। उसका शरीर किसी हाथी जितना बड़ा था। पूरे शरीर पर काले कांटे जैसे बाल थे। उसकी सांसों से धुएं जैसी काली भाप निकल रही थी। एक सैनिक डर के मारे फुसफुसाया, शैडो वुल्फ। दूसरा सैनिक कांप उठा, ये तो केवल कहानियों में होता है। विशाल भेड़िए ने जोरदार दहाड़ लगाई। पूरी घाटी उसकी आवाज से कांप उठी। आरुषि ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर का सफेद वेयरवुल्फ भी बेचैन हो रहा है, मानो उसके भीतर का भेड़िया उस दैत्याकार जीव को पहचानता हो। लेकिन तभी सुनहरी आंखों वाले रहस्यमयी युवक ने चट्टान से नीचे देखा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, यह ठीक नहीं है। नीली आंखों वाला युवक भी चौंक गया। शैडो वुल्फ यहाँ कैसे आ गया? लाल बालों वाला युवक बोला, अगर उसने हमला कर दिया तो शाही सैनिक उसे नहीं रोक पाएंगे। सुनहरी आंखों वाला युवक
कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। लगता है हमें पहली बार नियम तोड़ने पड़ेंगे। उसके शब्द सुनकर बाकी दोनों युवकों ने उसकी ओर देखा। तीनों की आंखों में एक साथ चमक उभरी और अगले ही पल उन्होंने बिना एक शब्द बोले सीधे घाटी की ओर छलांग लगा दी। क्या ये तीनों रहस्यमय युवक आरुषि की मदद करेंगे? क्या यही रॉयल बीस्ट अकादमी के 3 वुल्फ प्रिंस हैं? और क्या आरुषि पहली बार उनके सामने अपनी असली शक्ति का उपयोग करेगी? जानने के लिए पढ़िए अगला रोमांचक एपिसोड। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय, सुझाव और पसंदीदा दृश्य कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपका हर फीडबैक इस कहानी को और भी रोमांचक और यादगार बनाने की प्रेरणा देता है। एपिसोड 11। 3 रहस्यमयी युवकों का आगमन। विशाल शैडो वुल्फ की दहाड़ पूरी वर्जित घाटी में गूंज उठी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे आरुषि पर टिकी हुई थीं। उसके शरीर से निकल रही काली आभा के कारण आसपास के पेड़ सूखने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसके हर कदम के साथ मृत्यु स्वयं आगे बढ़ रही हो। घोड़े बुरी तरह डरकर पीछे हटने लगे। कुछ सैनिकों के हाथ कांपने लगे। मुख्य सेनापति ने तलवार उठाते हुए ऊंची आवाज में कहा, कोई भी अपनी जगह से पीछे नहीं हटेगा। राजकुमारी की रक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। सैनिकों ने तुरंत ढालों की दीवार बना ली, लेकिन सभी जानते थे कि उनके सामने खड़ा यह दैत्य साधारण बीस्ट नहीं था। आरुषि ने गहरी सांस ली। उसके भीतर का सफेद वेयरवुल्फ बेचैन हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह शैडो वुल्फ किसी कारण से उसी की ओर आकर्षित हो रहा है। ये मुझे ही क्यों देख रहा है? उसने मन ही मन सोचा। अचानक शैडो वुल्फ बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसका पहला वार इतना तेज था कि 2 सैनिक हवा में उछलकर दूर जा गिरे। आह! उनकी चीख सुनकर बाकी सैनिक तुरंत आगे बढ़े, लेकिन दैत्याकार भेड़िए की शक्ति उनके अनुमान से कहीं अधिक थी। वह अपने विशाल पंजों से एक ही वार में ढालें तोड़ रहा था। मुख्य सेनापति ने उसकी गर्दन पर पूरी ताकत से तलवार चलाई। ठाक! तलवार उसके शरीर से टकराकर टूट गई। क्या? मुख्य सेनापति की आंखें फैल गईं। पहली बार उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। शैडो वुल्फ ने जोरदार दहाड़ लगाई और सीधे उनकी ओर झपटा। तभी धड़ाम! आसमान से किसी के जमीन पर उतरने की आवाज आई। सभी की नजरें ऊपर उठ गईं। धूल का बादल छौंकते ही वहां एक लंबा युवक खड़ा दिखाई दिया। काले बाल, सुनहरी आंखें, सिल्वर रंग का शाही युद्ध वस्त्र और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। उसने धीरे से अपनी तलवार निकाली। इतने बड़े जानवर से लड़ने के लिए तुम लोग अभी बहुत कमजोर हो। सैनिक हैरानी से उसे देखने लगे। मुख्य सेनापति ने पूछा, तुम कौन हो? युवक ने बिना उनकी ओर देखे उत्तर दिया, अभी नाम जानने की जरूरत नहीं है। उसी समय 2 और परछाइयां आसमान से नीचे उतरी। एक युवक के सफेद बाल और बर्फ जैसी नीली आंखें थीं। दूसरे के भूरे बाल और चमकती हरी आंखें थीं। तीनों युवकों की उम्र लगभग 20 वर्ष रही होगी। वे बिना किसी डर के शैडो वुल्फ के सामने खड़े हो गए। आरुषि उन्हें ध्यान से देख रही थी। उसे नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन उनके शरीर से निकल रही आभा बता रही थी कि वे साधारण लोग नहीं हैं। शैडो वुल्फ ने गुस्से से दहाड़ लगाई। सुनहरी आंखों वाला युवक हल्का सा मुस्कुराया। आखिर मिल ही गए तुम। उसके इतना कहते ही उसकी सुनहरी आंखें और अधिक चमकने लगीं। अगले ही पल उसके पीछे एक विशाल सिल्वर वुल्फ की आध्यात्मिक छाया प्रकट हुई। सैनिकों ने आश्चर्य से सांस रोक ली। अल्फा! एक बुजुर्ग सैनिक के मुंह से अनायास निकल गया। दूसरे युवक के पीछे बर्फ से बना एक विशाल सफेद वुल्फ दिखाई दिया। पूरे वातावरण का तापमान अचानक गिर गया। तीसरे युवक के चारों ओर लाल और सुनहरी ऊर्जा घूमने लगी। उसके पीछे अग्नि जैसी आभा वाला विशाल भेड़िया उभर आया। आरुषि पहली बार एक साथ इतने शक्तिशाली वेयरवुल्फ देख रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, तीनों की निगाहें एक पल के लिए उसी पर आकर ठहर गईं, जैसे वे उसे पहले से जानते हों। अचानक शैडो वुल्फ ने छलांग लगाई। सुनहरी आंखों वाला युवक भी बिजली की गति से आगे बढ़ा। धड़ाम! दोनों की टक्कर से पूरी घाटी कांप उठी। उसने बिना समय गंवाए दूसरा वार किया, लेकिन शैडो वुल्फ ने उसका हाथ अपने विशाल पंजे से रोक लिया। उधर नीली आंखों वाले युवक ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। कुछ ही क्षणों में जमीन पर बर्फ फैल गई। शैडो वुल्फ के पैर कुछ पल के लिए जम गए। अभी! हरी आंखों वाला युवक चिल्लाया। वह हवा में उछला और अपनी तलवार से लगातार कई बार करने लगा, लेकिन आश्चर्य, शैडो वुल्फ को केवल हल्की चोटें ही आईं। आरुषि सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसे अचानक महसूस हुआ, ये तीनों जीतने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे किसी बात का इंतजार कर रहे थे। उसी समय उसकी नजर शैडो वुल्फ के सीने पर गई। घने काले बालों के बीच कुछ चमक रहा था। वह कोई पत्थर था जिससे काली ऊर्जा निकल रही थी। आरुषि अचानक चिल्लाई, रुको! तीनों युवक एक साथ उसकी ओर देखने लगे। आरुषि ने शैडो वुल्फ की ओर इशारा किया। उसके शरीर पर हमला मत करो। उसके सीने में जो काला पत्थर लगा है वही उसकी शक्ति का स्रोत है। तीनों युवक कुछ क्षणों के लिए चुप रह गए। सुनहरी आंखों वाले युवक के होंठों पर
हल्की मुस्कान आ गई। उसने इतनी जल्दी पहचान लिया। उसने मन ही मन सोचा, दिलचस्प। उसने तुरंत अपने दोनों साथियों से कहा, योजना बदलते हैं, सीधे उसके सीने पर हमला करो। तीनों अलग अलग दिशाओं में फैल गए। शैडो वुल्फ समझ ही नहीं पाया कि वे क्या करने वाले हैं। नीली आंखों वाले युवक ने बर्फ की दीवार खड़ी कर दी। हरी आंखों वाले युवक ने उसका ध्यान दूसरी ओर खींच लिया। उसी क्षण सुनहरी आंखों वाला युवक हवा में कई फीट ऊपर उछला। उसकी तलवार चांदनी की तरह चमक उठी। मून स्लैश! धाड़! उसकी तलवार सीधे शैडो वुल्फ के सीने में धंस गई। काला पत्थर टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल शैडो वुल्फ की लाल आंखों का रंग बदल गया। उसकी काली आभा धीरे धीरे गायब होने लगी। विशाल दैत्य दर्द से दहाड़ा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में क्रोध नहीं, पीड़ा थी। कुछ ही क्षणों बाद उसका शरीर सिकुड़ने लगा। सभी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कुछ ही सेकंड में उनके सामने कोई दैत्य नहीं, बल्कि एक साधारण भूरे रंग का बूढ़ा भेड़िया खड़ा था। वह घायल अवस्था में जमीन पर बैठ गया। आरुषि धीरे धीरे उसके पास गई। मुख्य सेनापति ने उसे रोकना चाहा, राजकुमारी, लेकिन उसने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वह बूढ़े भेड़िए के सामने बैठ गई। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, केवल थकान और दर्द था। आरुषि ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। अचानक बूढ़े भेड़िए की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद। सभी लोग स्तब्ध रह गए। एक बीस्ट मानव भाषा बोल रहा था, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह बूढ़ा भेड़िया सुनहरी रोशनी में बदलकर गायब हो गया। जमीन पर केवल वही टूटा हुआ काला पत्थर बचा था। सुनहरी आंखों वाला युवक उस पत्थर को उठाने आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पत्थर अचानक राख बनकर हवा में उड़ गया। युवक का चेहरा गंभीर हो गया। तो वे लोग सचमुच वापस आ गए हैं। आरुषि ने उसकी बात सुन ली। उसने पूछा, वे लोग कौन हैं? युवक ने उसकी ओर देखा। दोनों की नजरें पहली बार कुछ क्षणों के लिए मिली। उसकी सुनहरी आंखों में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरा रहस्य छिपा था। वह हल्का सा मुस्कुराया। अगर किस्मत ने चाहा तो हमारी मुलाकात फिर होगी, राजकुमारी। यह कहकर तीनों युवक मुड़े और कुछ ही पलों में घने जंगल के भीतर गायब हो गए। आरुषि उन्हें जाते हुए देखती रह गई। उसे उनका नाम तक नहीं पता था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद रॉयल बीस्ट अकादमी के पहले दिन उसी रहस्यमयी युवक से उसकी फिर मुलाकात होने वाली है। क्या ये तीनों युवक वास्तव में रॉयल बीस्ट अकादमी के प्रसिद्ध वुल्फ प्रिंस हैं? वे लोग वापस आ गए हैं का क्या मतलब था? और काला पत्थर किस रहस्यमयी शक्ति का हिस्सा था? जानने के लिए पढ़िए अगला रोमांचक एपिसोड। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय, सुझाव और पसंदीदा दृश्य कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका हर फीडबैक इस कहानी को और भी रोमांचक बनाने की प्रेरणा देता है। एपिसोड 12, रॉयल बीस्ट अकादमी का निमंत्रण वर्जित घाटी एक बार फिर शांत हो चुकी थी। कुछ ही मिनट पहले जहां शैडो वुल्फ की भयानक दहाड़ गूंज रही थी, वहां अब केवल ठंडी हवा बह रही थी। सैनिक अभी भी उसी दिशा में देख रहे थे जहां वे तीन रहस्यमयी युवक कुछ ही क्षण पहले गायब हुए थे। मुख्य सेनापति ने गहरी सांस ली। आज अगर वे तीनों समय पर नहीं आते, उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि सभी जानते थे कि आगे क्या होने वाला था। आरुषि की नजर अभी भी जंगल की ओर थी। उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था, वे लोग आखिर थे कौन? उसे खासकर उस सुनहरी आंखों वाले युवक की मुस्कान बार बार याद आ रही थी। उसकी मुस्कान में घमंड नहीं था, लेकिन एक ऐसा आत्मविश्वास था जैसा उसने आज तक किसी में नहीं देखा था। और सबसे अजीब बात, जब उनकी आंखें मिली थीं, तो कुछ क्षणों के लिए उसे ऐसा लगा था कि उसके भीतर का व्हाइट वुल्फ अचानक शांत हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? वह इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी। मुख्य सेनापति ने सभी सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। हम यहाँ और नहीं रुक सकते। सूर्यास्त से पहले हमें घाटी पार करनी होगी। सैनिकों ने टूटे हुए सामान को समेटा और काफिला फिर से आगे बढ़ गया। अब हर किसी के मन में केवल एक ही बात घूम रही थी। आज उन्होंने जिन तीन युवकों को देखा, वे साधारण योद्धा नहीं थे। शाम होने तक वर्जित घाटी समाप्त हो गई। जैसे ही काफिला बाहर निकला, सामने का दृश्य देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। दूर दूर तक फैले हरे मैदान, विशाल झील और उसके पार आसमान को छूती हुई एक भव्य नगरी। सूर्य की अंतिम किरणें उसके सुनहरे महलों पर पड़ रही थीं, जिससे पूरा शहर चमक रहा था। एक सैनिक उत्साहित होकर बोला, राजधानी, हम आखिर पहुंच गए। आरुषि भी पहली बार इस राज्य की राजधानी को देख रही थी। ये उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक विशाल थी। ऊंची पत्थर की दीवारें, विशाल प्रवेश द्वार, आसमान को छूते मीनार और शहर के चारों ओर सुरक्षा के लिए जादुई ऊर्जा की हल्की नीली परत। कितना अद्भुत है, वह मन ही मन सोचने लगी। राजधानी के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही शाही सैनिकों ने झुककर उनका स्वागत किया। राजकुमारी, आरुषि की जय! पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठा।
शहर के नागरिक रास्ते के दोनों ओर खड़े होकर फूल बरसाने लगे। बच्चे खुशी से हाथ हिला रहे थे, महिलाएं मुस्कुरा रही थीं, बुजुर्ग सम्मान से सिर झुका रहे थे। आरुषि को यह सब देखकर थोड़ा संकोच हुआ। अपने पिछले जन्म में उसने हजारों प्रशंसक देखे थे, लेकिन वहां लोग उसे एक अभिनेत्री के रूप में पसंद करते थे। यहाँ लोग उसे अपनी भविष्य की रक्षक मान रहे थे। ये भावना बिल्कुल अलग थी। कुछ ही देर बाद काफिला शाही महल के सामने पहुंचा। महल इतना विशाल था कि उसका मुख्य द्वार ही किसी किले जैसा दिखाई देता था। जैसे ही आरुषि रथ से उतरी, एक सुंदर गरिमामयी महिला तेजी से उसकी ओर दौड़ी। आरुषि! अगले ही पल उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आरुषि कुछ क्षणों के लिए चौंक गई। फिर अचानक उसके मन में इस शरीर की यादें जाग उठी। रानी एलिना, उसकी माँ। रानी की आंखों में आंसू थे। तुम ठीक हो ना? रास्ते में हमले की खबर मिलते ही मेरी जान ही निकल गई थी। आरुषि ने अनजाने में ही उन्हें गले लगा लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। माँ शब्द उसके होंठों से अपने आप निकल गया। रानी मुस्कुरा उठी। उसी समय एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला पुरुष आगे आया। लंबा कद, चौड़े कंधे, सुनहरे बाल और आंखों में एक राजा की गरिमा। उन्होंने आरुषि के सिर पर हाथ रखा। मेरी बहादुर बेटी, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम एक दिन इस राज्य का गौरव बनोगी। ये थे बीस्ट किंग एड्रियन, आरुषि के पिता। उनकी आवाज में गर्व साफ झलक रहा था। महल के भीतर प्रवेश करते ही आरुषि ने भव्यता का ऐसा दृश्य देखा कि कुछ क्षणों के लिए वह सब भूल गई। विशाल झूमर, संगमरमर की सीढ़ियां, सुनहरे स्तंभ, दीवारों पर बने प्राचीन युद्धों के चित्र, हर चीज राजसी वैभव का प्रतीक थी। रात को पूरे शाही परिवार ने एक साथ भोजन किया। भोजन के दौरान राजा ने अचानक कहा, आरुषि, तुम्हारी उम्र अब 18 वर्ष हो चुकी है, इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आरुषि ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। राजा मुस्कुराए। अगले सप्ताह से तुम रॉयल बीस्ट अकादमी में प्रवेश लोगी। यह सुनते ही आरुषि के भीतर उत्साह और जिज्ञासा दोनों जाग उठे। यही वह जगह थी जहां इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली युवराज शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वहीं उसकी मुलाकात फिर से उन 3 रहस्यमयी युवकों से होने वाली है। उसी समय महल का एक सेवक तेजी से अंदर आया। उसने झुककर कहा, महाराज, रॉयल बीस्ट अकादमी से प्रधानाचार्य का विशेष दूत आया है। राजा ने तुरंत उसे अंदर बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों बाद एक वृद्ध व्यक्ति अंदर आए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और एक सुनहरे रंग का लिफाफा उन्हें सौंप दिया। राजा ने पत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव बदलते गए। रानी चिंतित हो गई। क्या बात है? राजा ने धीरे से पत्र मेज पर रखा। इस वर्ष अकादमी में केवल हमारे राज्य के छात्र ही नहीं, बल्कि वैम्पायर साम्राज्य, शेप शिफ्टर किंगडम और अन्य 20 राज्यों के शाही उत्तराधिकारी भी आ रहे हैं। रानी ने आश्चर्य से कहा, इतने सारे राजघराने एक साथ? जी, दूत ने उत्तर दिया। और इस वर्ष पहली बार 3 प्रसिद्ध वुल्फ प्रिंस भी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए अकादमी लौट रहे हैं। आरुषि का दिल एक पल के लिए रुक गया। 3 वुल्फ प्रिंस, क्या वे वही युवक थे? उसने चुपचाप अपनी प्रतिक्रिया छिपा ली। दूत ने आगे कहा, प्रधानाचार्य ने विशेष रूप से राजकुमारी आरुषि की सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया है, क्योंकि अकादमी में इस बार कई शक्तिशाली उत्तराधिकारी एक साथ होंगे। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया। हम पूरी तैयारी करेंगे। उधर राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर एक विशाल पर्वत की चोटी पर 3 युवक खड़े थे। सुनहरी आंखों वाला युवक दूर चमकती राजधानी को देख रहा था। लाल बालों वाला युवक मुस्कुराया। तो अकादमी का नया सत्र शुरू होने वाला है। नीली आंखों वाला युवक बोला, इस बार मजा आएगा। सुनहरी आंखों वाले युवक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्योंकि इस बार व्हाइट वेयरवुल्फ प्रिंसेस भी वहीं होगी। तीनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और आरुषि, जो अभी तक उन्हें केवल रहस्यमयी अजनबी समझ रही थी, बहुत जल्द उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इंसान बनने वाली थी। क्या रॉयल बीस्ट अकादमी में आरुषि की मुलाकात फिर से उन 3 वुल्फ प्रिंस से होगी? क्या वहीं शेप शिफ्टर प्रिंस और वैम्पायर प्रिंस की भी एंट्री होगी? और अकादमी में उसका पहला दिन कैसा रहेगा? जानने के लिए पढ़िए अगला रोमांचक एपिसोड। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या आप रॉयल बीस्ट अकादमी की शुरुआत और 5 प्रिंस की एंट्री के लिए उत्साहित हैं? अपनी राय, सुझाव और पसंदीदा पल कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपका हर फीडबैक इस कहानी को और भी बेहतर बनाने में मेरी मदद करता है। एपिसोड 13। रॉयल बीस्ट अकादमी की ओर महल की बालकनी में खड़ी आरुषि दूर क्षितिज की ओर देख रही थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे पूरे राज्य को अपनी सुनहरी किरणों से रोशन कर रहा था। राजधानी पहले से कहीं अधिक जीवंत दिखाई दे रही थी। सड़कों पर व्यापारियों की भीड़ थी। सैनिक अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और महल के भीतर हर कोई किसी न किसी तैयारी में व्यस्त था।
लेकिन आरुषि के मन में केवल एक ही बात घूम रही थी, रॉयल बीस्ट अकादमी। यही वह जगह थी जहां उसकी नई जिंदगी की असली शुरुआत होने वाली थी। उसी समय उसकी माँ रानी एलेना उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या सोच रही हो आरुषि? आरुषि मुस्कुराई। बस अकादमी के बारे में। रानी ने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, घबराना मत, तुम्हारे पिता भी उसी अकादमी के विद्यार्थी रह चुके हैं। वहां केवल पढ़ाई नहीं होती, बल्कि भविष्य के राजा, रानी, अल्फा और लूना तैयार किए जाते हैं। लेकिन याद रखना, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। आरुषि ने गंभीर होकर सिर हिला दिया। उसे अपने पिछले जन्म का धोखा अच्छी तरह याद था। इस बार वह किसी पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करने वाली थी। उसी समय महल के प्रशिक्षण मैदान में राजा एड्रियन अपने सबसे विश्वसनीय सेनापतियों के साथ खड़े थे। अकादमी में इस बार सुरक्षा दोगुनी कर दी जाए। एक सेनापति ने पूछा, महाराज, क्या आपको किसी खतरे का अंदेशा है? राजा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, वर्जित घाटी में जो काला पत्थर मिला था वह साधारण नहीं था। अगर शैडो ऑर्डर सचमुच वापस आ गया है तो सबसे पहले उनकी नजर आरुषि पर होगी। सेनापति का चेहरा गंभीर हो गया। क्या हम राजकुमारी को अकादमी भेजना टाल दें? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, भागकर कोई अपनी नियति नहीं बदल सकता, उससे मजबूत बनना होगा। उधर महल के दूसरे हिस्से में निशा अपने कमरे में बैठी आईने के सामने गुस्से से बाल संवार रही थी। एक नौकरानी धीरे से बोली, राजकुमारी आरुषि के लिए पूरे महल में तैयारियां चल रही हैं। निशा ने मेज पर रखा कांच का गिलास जोर से फेंक दिया। छन्ना! कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। हर जगह बस आरुषि, आरुषि, आरुषि। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। जब भी कोई बात होती है सब उसी की तारीफ करते हैं। नौकरानी डर के मारे कांपने लगी। निशा ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींच ली। अकादमी, वहीं से सब बदलना शुरू होगा। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। इस बार मैं उसकी परछाई बनकर नहीं रहूंगी। दूसरी ओर राजधानी से बहुत दूर एक विशाल पहाड़ की चोटी पर 3 युवक तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि सामान्य आंखें उन्हें देख भी नहीं सकती थी। तीनों तलवारें आपस में टकराई। अगले ही पल तीनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हो गए। लाल बालों वाला युवक हंसते हुए बोला, एड्रियन अंकल की बेटी भी इस बार अकादमी आ रही है। नीली आंखों वाला युवक शांत स्वर में बोला, सुना है, वह दुर्लभ व्हाइट वेयरवुल्फ है। सुनहरी आंखों वाला युवक कुछ नहीं बोला। वह तलवार साफ करते हुए आसमान की ओर देख रहा था। लाल बालों वाले ने मुस्कुराकर उसे कोहनी मारी। क्या बात है, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही चुप रहते हो। उसने बिना उनकी ओर देखे उत्तर दिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। दोनों जोर से हंस पड़े। सच? फिर वर्जित घाटी में उसकी मदद करने कौन पहुंचा था? इस बार सुनहरी आंखों वाला युवक हल्का सा मुस्कुराया। अगर कोई कमजोर होता तो मैं उसकी भी मदद करता, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं जानना चाहता हूँ कि वो वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। उसी समय एक काला कौवा उड़ता हुआ उनके पास आया। उसके पैर में एक सुनहरी मुहर वाला पत्र बंधा हुआ था। नीली आंखों वाले युवक ने पत्र खोलकर पढ़ा, रॉयल बीस्ट अकादमी, नया सत्र 3 दिन बाद शुरू हो रहा है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। लाल बालों वाला मुस्कुराया, लगता है इस साल अकादमी पहले से ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। महल में आरुषि अपने कमरे में सामान तैयार कर रही थी। उसी समय उसकी नजर उस छोटे चांदी के डिब्बे पर पड़ी जो ऋषि अनंत ने उसे दिया था। उसने उसे हाथ में लिया। कुछ क्षणों के लिए उसके मन में उसे खोलने का विचार आया, लेकिन फिर ऋषि की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, जब तक तुम्हारे सामने कोई रास्ता न बचे इसे मत खोलना। आरुषि ने गहरी सांस ली और डिब्बे को वापस अपने बैग में रख दिया। अभी समय नहीं आया। शाम को पूरे महल में एक भव्य विदाई समारोह रखा गया। राज्य के मंत्री, सेनापति और कई प्रतिष्ठित परिवार वहां मौजूद थे। राजा एड्रियन ने सबके सामने घोषणा की, आज से 3 दिन बाद मेरी पुत्री आरुषि रॉयल बीस्ट अकादमी में प्रवेश लेगी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तभी भीड़ में खड़ा एक नकाबपोश व्यक्ति चुपचाप यह सब देख रहा था। उसकी आंखें केवल आरुषि पर टिकी थीं। उसने अपनी मुट्ठी में एक काले रंग का छोटा सा क्रिस्टल दबाया। क्रिस्टल से काली धुंध निकलने लगी। वह धीमी आवाज में बोला, आखिरकार चंद्र देवी की चुनी हुई उत्तराधिकारी अकादमी पहुंचने वाली है। अब हमारा असली खेल शुरू होगा। इतना कहकर वह भीड़ में गायब हो गया। किसी ने उसकी मौजूदगी तक महसूस नहीं की, लेकिन महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठा एक काला बाज उसकी हर हरकत देख चुका था। और अगले ही पल वह बाज तेजी से उड़कर राजधानी से बाहर निकल गया, मानो किसी को यह खबर देने जा रहा हो। रात को सोने से पहले आरुषि खिड़की के पास खड़ी पूर्णिमा के चांद को देख रही थी। अचानक उसके गले में पहना चंद्रमा का लॉकेट हल्का सा चमकने लगा। वह चौंक गई। यह उसी समय दूर जंगल की दिशा में 5 अलग अलग रंगों की आभाएं एक पल के लिए चमकी, सुनहरी, नीली, लाल, हरी और गहरी काली। लेकिन अगले ही क्षण वे सब गायब हो गए। आरुषि को नहीं पता था कि यह संयोग नहीं था, बल्कि उसकी नियति
उसे उसके पांचों भविष्य के साथियों की ओर बुला रही थी और केवल 3 दिनों बाद रॉयल बीस्ट अकादमी के विशाल द्वार उसके लिए खुलने वाले थे। क्या अकादमी में प्रवेश के पहले दिन ही आरुषि की मुलाकात तीनों वुल्फ प्रिंस से होगी? नकाबपोश व्यक्ति कौन है और शैडो ऑर्डर की असली योजना क्या है? क्या पांचों नियति के साथी पहली बार एक ही स्थान पर मिलने वाले हैं? जानने के लिए पढ़िए अगला रोमांचक एपिसोड। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अपने विचार, सुझाव और पसंदीदा पल कमेंट्स में जरूर लिखें। आपका हर फीडबैक इस कहानी को और भी रोमांचक बनाने की प्रेरणा देता है। एपिसोड 14। रॉयल बीस्ट अकादमी में पहला कदम सुबह की पहली किरण के साथ पूरा शाही महल जाग चुका था। आज का दिन साधारण नहीं था। आज आरुषि पहली बार रॉयल बीस्ट अकादमी जाने वाली थी, जहां पूरे बीस्ट वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली और प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी शिक्षा प्राप्त करते थे। महल के बाहर शाही रथ तैयार खड़ा था। दर्जनों सैनिक सुरक्षा के लिए तैनात थे। राजसी ध्वज हवा में लहरा रहे थे। अपने कमरे में आरुषि आईने के सामने खड़ी थी। उसने आज पहली बार अकादमी की विशेष वर्दी पहनी थी। सफेद और नीले रंग का सुंदर कोट, सुनहरी किनारों वाली स्कर्ट, घुटनों तक लंबे काले बूट और कंधे पर अकादमी का प्रतीक चिन्ह। उसके लंबे सिल्वर व्हाइट बाल खुले हुए थे, जो उसकी नीली आंखों को और भी आकर्षक बना रहे थे। रानी एलेना मुस्कुराई। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही हो। जब मैं पहली बार अकादमी गई थी, आरुषि आश्चर्य से बोली। माँ, आप भी वहीं पड़ी थी? रानी हंस पड़ी। हाँ, और वहीं तुम्हारे पिता से पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। इतना सुनते ही राजा एड्रियन भी कमरे में आ गए। लेकिन हमारी पहली मुलाकात लड़ाई से शुरू हुई थी। रानी ने उन्हें घूर कर देखा और गलती आपकी थी। राजा जोर से हंस पड़े। महल का वातावरण कुछ पल के लिए हल्का हो गया। आरुषि पहली बार अपने माता पिता को इस तरह मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसके दिल में एक अनजानी गर्माहट भर गई। शायद यही परिवार होता है। कुछ देर बाद शाही रथ राजधानी से निकलकर अकादमी की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में आरुषि खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही थी। सैकड़ों छात्र अपने अपने परिवारों के साथ अकादमी की ओर जा रहे थे। कोई वेयरवुल्फ था, कोई वैम्पायर, कोई शेप शिफ्टर, तो कोई दूसरी बीस्ट जाति से। पहली बार उसने इतने अलग अलग बीस्ट एक साथ देखे। उसका उत्साह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद रथ एक विशाल पर्वत के सामने जाकर रुका। आरुषि नीचे उतरी और अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने खड़ी थी रॉयल बीस्ट अकादमी। वह किसी महल से भी अधिक विशाल थी। सफेद पत्थरों से बनी ऊंची इमारतें, आकाश को छूते हुए मीनार, विशाल प्रशिक्षण मैदान, जादुई ऊर्जा से चमकती दीवारें। बीच में एक बहुत बड़ा फव्वारा, जिसके ऊपर चंद्र देवी की विशाल प्रतिमा बनी हुई थी। मुख्य द्वार के ऊपर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, शक्ति केवल बल से नहीं, चरित्र से जन्म लेती है। आरुषि अनायास मुस्कुरा दी जैसे ही वह अंदर पहुंची। हर तरफ छात्रों की भीड़ थी। कुछ पुराने दोस्त एक दूसरे से मिल रहे थे। कुछ नए छात्र घबराए हुए इधर उधर देख रहे थे। कुछ अमीर राजघरानों के उत्तराधिकारी अपने अंगरक्षकों के साथ आए थे। आरुषि भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी पास खड़ी 2 लड़कियों की नजर उस पर पड़ी। देखो, क्या वही व्हाइट वेयरवुल्फ प्रिंसेस है? दूसरी लड़की ने उत्साह से कहा। हाँ, मैंने उसकी तस्वीर देखी थी। कुछ ही देर में आसपास के कई छात्रों की निगाहें आरुषि पर टिक गईं। वह कितनी सुंदर है। सुना है वह बहुत शक्तिशाली भी है। क्या सच में वह भविष्य की लूना बनेगी? आरुषि को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे केवल उसके नाम और शक्ति से पहचाने। उसी समय भीड़ के दूसरी ओर अचानक हलचल मच गई। वे आ गए, वुल्फ प्रिंस। पूरा माहौल एकदम बदल गया। सैकड़ों छात्र एक दिशा में देखने लगे। आरुषि ने भी उत्सुकता से उधर देखा। 3 शानदार काली कारें अकादमी के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। पहली कार का दरवाजा खुला। एक लंबा बेहद आकर्षक युवक बाहर निकला। काले बाल, सुनहरी आंखें, सफेद शर्ट और काले ब्लेजर में उसका व्यक्तित्व किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसे देखते ही लड़कियां खुशी से चीख उठीं। प्रिंस आर्यवीर! आरुषि की आंखें फैल गईं। यह तो वही है, वर्जित घाटी वाला रहस्यमयी युवक। उसके पीछे दूसरी कार से सफेद बालों और नीली आंखों वाला शांत स्वभाव का युवक उतरा। प्रिंस आर्यन! फिर तीसरी कार से मुस्कुराता हुआ भूरे बालों और हरी आंखों वाला युवक बाहर आया। प्रिंस वीर! तीनों अकादमी के सबसे लोकप्रिय छात्र थे। उनके आते ही पूरा परिसर तालियों और उत्साह से गूंज उठा। लेकिन तीनों ने भीड़ की ओर एक बार भी नहीं देखा। वे सीधे अकादमी की ओर बढ़ने लगे। उसी समय आर्यवीर की नजर अचानक आरुषि पर पड़ी। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रहे। आरुषि ने तुरंत उसे पहचान लिया, लेकिन उसने ऐसा जताया जैसे वह उसे पहली बार देख रहा हो। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। आरुषि मन ही मन झुंझला गई। कल तक तो बड़े रहस्यमयी बन रहे थे और आज ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे मुझे जानते ही नहीं।
उसी समय एक तेज आवाज आई। सभी नए छात्र ऑडिटोरियम में पहुंचे। एक अध्यापक ने घोषणा की। सभी छात्र अंदर जाने लगे। आरुषि भी भीड़ के साथ चलने लगी, लेकिन तभी किसी ने जानबूझकर उसके सामने पैर अड़ा दिया। वह संतुलन खो बैठी। आह! जैसे ही वह गिरने वाली थी, किसी ने उसकी कमर पकड़ ली। पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया। आरुषि ने ऊपर देखा। उसे संभालने वाला कोई और नहीं, बल्कि प्रिंस आर्यवीर था। दोनों की आंखें फिर से मिली। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। राजकुमारी, अकादमी का पहला दिन है, इतनी जल्दी गिरने की आदत मत डालिए। आरुषि तुरंत सीधी होकर खड़ी हो गई। उसने हल्की नाराजगी से कहा, मैं गिर नहीं रही थी। आर्यवीर मुस्कुराया। अच्छा, तो शायद मैंने बेवजह ही बचा लिया। इतना कहकर वह अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया। पीछे खड़े छात्र ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। पूरे अकादमी में मशहूर था कि प्रिंस आर्यवीर किसी लड़की से बात तक नहीं करता, लेकिन आज उसने खुद व्हाइट वेयरवुल्फ प्रिंसेस को संभाला था। दूर खड़ी निशा ने यह सब देखा। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा भर गया। उसने दांत भींच लिए। पहले ही दिन सबकी नजरें उसी पर चली गईं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह तो केवल शुरुआत थी। बहुत जल्द अकादमी में पांचों प्रिंस की जिंदगी का केंद्र आरुषि बनने वाली थी। क्या आर्यवीर सचमुच आरुषि को पहले से पहचानता है? किसने जानबूझकर उसे गिराने की कोशिश की? और अकादमी के पहले ही दिन कौन सी चुनौती उसका इंतजार कर रही है? जानने के लिए पढ़िए अगला रोमांचक एपिसोड। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको आर्यवीर और आरुषि की पहली आधिकारिक मुलाकात पसंद आई? अपने विचार, सुझाव और पसंदीदा दृश्य कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपका हर फीडबैक इस कहानी को और भी रोमांचक बनाने की प्रेरणा देता है। एपिसोड 15, पहला मुकाबला ऑडिटोरियम में सैकड़ों नए छात्र अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। पूरा हॉल अलग अलग 20 जातियों के युवाओं से भरा हुआ था। कोई वेयरवुल्फ था, कोई वैम्पायर, कोई शेप शिफ्टर और कई दूसरी दुर्लभ जातियों के उत्तराधिकारी भी पहली बार एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए थे। आरुषि भी चुपचाप बीच की एक सीट पर जाकर बैठ गई, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि आसपास बैठे अधिकांश छात्र उसी को देख रहे थे। कुछ देर पहले हुई घटना पूरे परिसर में फैल चुकी थी। क्या तुमने देखा? प्रिंस आर्यवीर ने उसे गिरने से बचाया। उन्होंने तो आज तक किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं। लगता है व्हाइट वेयरवुल्फ प्रिंसेस सच में अलग है। ये बातें सुनकर आरुषि ने मन ही मन लंबी सांस ली। पहला दिन है और पहले ही लोग बातें बनाना शुरू कर चुके हैं। उसी समय उसके पास बैठी एक लड़की मुस्कुराते हुए बोली, हाय, मैं अनाया हूँ। आरुषि ने उसकी ओर देखा। सुनहरे भूरे बाल, हेजल आंखें और चेहरे पर मासूम मुस्कान। मैं गोल्डन फॉक्स क्लैन से हूँ। और तुम आरुषि हो ना? आरुषि मुस्कुराई। हाँ, अनाया उत्साहित होकर बोली, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन लोग जितना कहते हैं तुम मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी लग रही हो। आरुषि हल्का सा हंस पड़ी। उम्मीद है अच्छी बातें ही सुनी होंगी। ज्यादातर, अनाया ने धीरे से कहा, लेकिन यहाँ हर कोई दोस्त नहीं होता, इसलिए संभल कर रहना। आरुषि ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे लगा कि अनाया की बातों में सच्चाई है। कुछ ही देर बाद ऑडिटोरियम का मुख्य द्वार खुला। एक लंबे सफेद बालों वाले वृद्ध व्यक्ति अंदर आए। उनकी आंखें गहरे बैंगनी रंग की थीं और उनके शरीर से इतनी शक्तिशाली आभा निकल रही थी कि पूरा हॉल अपने आप शांत हो गया। सभी छात्र सम्मान में खड़े हो गए। प्रिंसिपल एल्ड्रिक। कई छात्रों ने धीरे से उनका नाम लिया। एल्ड्रिक मंच पर पहुंचे और मुस्कुराते हुए बोले, रॉयल बीस्ट अकादमी में आपका स्वागत है। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। यहाँ आपकी पहचान आपके परिवार, राज्य या उपाधि से नहीं होगी। यहाँ केवल आपकी योग्यता, मेहनत और चरित्र मायने रखेंगे। उनकी नजर एक पल के लिए सीधे आरुषि पर पड़ी। फिर उन्होंने पूरे हॉल की ओर देखकर कहा, चाहे कोई राजा का बेटा हो या किसी साधारण परिवार का छात्र, इस अकादमी में सब बराबर है। ये सुनकर कई छात्रों के चेहरे उतर गए, क्योंकि वे अपने राजसी दर्जे पर गर्व करते थे। भाषण समाप्त होने के बाद प्रिंसिपल ने घोषणा की, अब सभी नए छात्रों की शक्ति और क्षमता की प्रारंभिक परीक्षा होगी। पूरा हॉल उत्साह से भर गया। परीक्षा आज ही, इतनी जल्दी? एक अध्यापक ने समझाया, ये परीक्षा आपके अंक देने के लिए नहीं है। इससे हमें पता चलेगा कि आपको किस स्तर का प्रशिक्षण दिया जाए। कुछ ही देर बाद सभी छात्र अकादमी के विशाल प्रशिक्षण मैदान में पहुंच गए। मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा चमकता हुआ क्रिस्टल स्तंभ लगा हुआ था। अध्यापक बोले, ये स्प्रिट क्रिस्टल है। आपको केवल अपना हाथ इस पर रखना है। यह आपकी शक्ति, क्षमता और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करेगा। एक एक करके छात्र आगे जाने लगे। बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए ग्रेड। घोषणाएं लगातार होती रहीं। जब किसी छात्र को ए ग्रेड मिलता तो तालियां बजती। कुछ देर बाद प्रिंस वीर आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा। अचानक
हरा प्रकाश पूरे मैदान में फैल गया। क्रिस्टल के ऊपर सुनहरे अक्षर उभरे, एस ग्रेड, विंड अल्फा। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। इसके बाद प्रिंस आर्यन आगे आए। जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को छुआ, नीली बर्फ जैसी रोशनी चारों ओर फैल गई। एसएस ग्रेड, आइस अल्फा। इस बार पूरा मैदान आश्चर्य से भर गया। अब सबकी नजरें केवल एक व्यक्ति पर थीं, प्रिंस आर्यवीर। वह शांत कदमों से आगे बढ़ा। उसने बिना किसी भाव के अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा। अचानक पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। इतनी तेज ऊर्जा निकली कि आसपास खड़े कई छात्रों को पीछे हटना पड़ा। कुछ सेकंड बाद क्रिस्टल पर सुनहरे अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, एसएसएस ग्रेड, रॉयल सिल्वर अल्फा। पूरा मैदान कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर जोरदार तालियों की गूंज उठी। कई छात्र हैरानी से उसे देख रहे थे। अनाया ने धीरे से कहा, इसीलिए उन्हें सबसे शक्तिशाली छात्र कहा जाता है। अब बारी थी आरुषि की। पूरा मैदान उसकी ओर देखने लगा। कुछ छात्रों के चेहरे पर उत्सुकता थी, कुछ के चेहरे पर ईर्ष्या और निशा। वह मन ही मन चाह रही थी कि आरुषि सबके सामने असफल हो जाए। आरुषि धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने गहरी सांस ली और अपना हाथ स्प्लिट क्रिस्टल पर रखा। पहले कुछ नहीं हुआ। पूरा मैदान शांत हो गया। अचानक क्रिस्टल कांपने लगा। एक पल में सफेद और चांदी जैसी दिव्य रोशनी चारों ओर फैल गई। ऊपर आसमान में पूर्णिमा का चंद्रमा होने के बावजूद मैदान के ऊपर एक और चंद्र प्रतीक उभर आया। सभी की आंखें फैल गईं। प्रिंसिपल एल्ड्रिक भी अपनी जगह से खड़े हो गए। यह क्रिस्टल से लगातार तेज रोशनी निकल रही थी। अचानक धड़ाम, स्पिरिट क्रिस्टल में दरार पड़ गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अगले ही पल पूरा क्रिस्टल हजारों टुकड़ों में टूट गया। पूरा मैदान सन्न रह गया। किसी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। अनाया घबराकर बोली, मैंने मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। निशा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये कैसे हो सकता है? प्रिंस आर्यन और वीर एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य आर्यवीर के चेहरे पर था। उसने पहली बार गंभीरता से आरुषि को देखा। धीरे से उसके होंठों से निकला, व्हाइट मून एनर्जी। प्रिंसिपल एल्ड्रिक कुछ पल तक टूटे हुए क्रिस्टल को देखते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, परीक्षा यहीं समाप्त होती है। उनकी आवाज में आश्चर्य भी था और चिंता भी। आरुषि समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसने अनजाने में पूरी अकादमी के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और अब सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि अकादमी के सभी शक्तिशाली लोग भी उस पर नजर रखने वाले थे। आखिर स्पिरिट क्रिस्टल आरुषि की शक्ति सहन क्यों नहीं कर पाया? क्या उसकी शक्ति सामान्य व्हाइट वेयरवुल्फ से भी कहीं अधिक है? और क्या यही वजह है कि शैडो ऑन ऑर्डर उसे अपने निशाने पर लेना चाहता है? जानने के लिए पढ़िए अगला रोमांचक एपिसोड। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि आरुषि की असली शक्ति अभी भी छिपी हुई है? अपने विचार, सुझाव और पसंदीदा दृश्य कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपका हर फीडबैक इस कहानी को और भी रोमांचक बनाने की प्रेरणा देता है।